ओके पीपल, चलिए, आई होप यू आर एबल टू हियर मी, सी मी वेरी प्रॉपर्ली। चलिए यारों, हम लोग फटाफट से एक बार बात करते हैं कि कल के सेशन में हमने क्या देखा, एंड देयरआफ्टर वी गोइंग टू स्टार्ट फ्रेश टॉपिक टुडे। आर यू ऑल सेट? मैंने कल भी आपसे रिक्वेस्ट की थी यारों कि जो लाइव देख रहे हैं थोड़ा सा हाँ हाँ ना ना करते रहा करो, जिससे कि क्या समझ में आएगा कि मैं आप तक अच्छे से पहुंच पा रहा हूं। चलिए, यस पीपल, चलिए यार फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कल के लेक्चर में हमने क्या देखा। तो कल हमने किया था स्टार्ट सेबी एक्ट। पहले हमने बात की थी विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री ऑफ सेबी, कि सेबी एक्ट आखिर सेबी की इंडिया में क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी सेबी की, जिसके कारण उस अथॉरिटी को 1992 के अंदर हमें इंडिया में लाना पड़ा। हम लोग गए बिफोर 1956 कि 1956 से पहले जाके देखते हैं, तो तब इंडिया में कुछ ऐसे सिनेरियो थे कि कुछ लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस चालू कर लिया था कि कोई भी व्यक्ति कह रहा था कि आई एम अ ब्रोकर, यू कैन कम टू मी इफ एट ऑल यू वांट टू सेल एनी सिक्योरिटी एंड यू कैन कम टू मी इफ एट ऑल यू वांट टू बाय एनी सिक्योरिटी, और मैं बाय और सेल अरेंज करके दूंगा और उसके बदले में मैं लूंगा आपसे एक ब्रोकरेज। ये 1956 के पहले की बात थी। फिर सरकार को लगा कि नहीं 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 नहीं, ऐसे हम किसी भी व्यक्ति को बिजनेस चलाने नहीं दे सकते विच विल हैव सो ह्यूज इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी, एंड दैट्स वेयर गवर्नमेंट सेड कि नहीं, वी आर गोइंग टू रेगुलेट योर बिजनेस। और 1956 में एक एक्ट लाया गया जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, SCRA 1956, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, जिसके तहत स्टॉक एक्सचेंजेस जो इंडिया में थे उनको रेगुलेट किया गया। बोला कि नहीं नहीं, आप लोग हर कोई स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस नहीं कर सकता, थोड़ा तो रेगुलेशन लगेगा, दैट वी आर गोइंग टू सी कि आप बिजनेस कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बनेगा 1956 में, और उन्होंने स्टॉक एक्सचेंजेस को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया, उनको रेगुलेट करना शुरू किया। फिर उनको रेगुलेट किया, फिर भी स्टॉक एक्सचेंजेस बहुत 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 ग्रो हो रहे थे, लेकिन कोई अथॉरिटी नहीं थी। तो स्टॉक एक्सचेंजेस मन में आए वैसे बिजनेस कर रहे थे। 1988 इफ यू रिमेंबर, 1988 में सेबी का जन्म हुआ, लेकिन उसको लीगल मैंडेट नहीं मिल पा रही थी। लीगल मैंडेट मिली 1992 में, और उसके बाद भी स्टॉक एक्सचेंज बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो हो रहा था, खूब पॉपुलर हो चुका था। लेकिन तब ब्रोकर चाहते थे कि लोग और ट्रेड करें, और फिजिकल शेयर्स उनको रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे कि एक व्यक्ति के हाथ में फिजिकल शेयर आता है, उसके बाद में फिजिकल शेयर को सेल करता है, सामने वाला व्यक्ति उस फिजिकल शेयर को लेता है, अपने नाम पे रजिस्टर करता है, फिर वापस बेचता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और उसके लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्या, बोलो, चीखो चिल्लाओ, क्या इंट्रोड्यूस किया उन्होंने तब इंट्रोड्यूस किया डीमैट का कंसेप्ट, डीमैटेरियलाइजेशन का कंसेप्ट, कि आपके शेयर्स अब आपको फिजिकल फॉर्म में होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ यू कैन होल्ड द शेयर्स इन डीमैट फॉर्म। अब आप उन शेयर्स को डीमैट फॉर्म में होल्ड कर सकते हैं। एंड देन डीमैट का कंसेप्ट है 1996 में, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, और उसके बाद में हम देख रहे हैं एवर सिंस शेयर मार्केट इज ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग। आर वी ऑल गुड हियर? और उसके बाद में ये हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए हम लोग आगे बढ़े थे, और हमने कुछ चीज पढ़ी थी जो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप लोग घर से पढ़कर आए होंगे। एक बार रिवाइज करते हैं कि मैंने क्या पढ़ाया था, और फिर हम लोग नोट्स को शुरू करेंगे। चलिए, मैंने आपको पढ़ाया था सबसे पहले सेबी के बारे में। सेबी एक्ट के अंदर हमने देखा कि सेबी एक्ट कब आया था, 30 जनवरी 1992। मैं आशा करता हूं कि आप मुझसे पहले बोल रहे हैं, मैं कोई चीज बोल रहा हूं मुझसे पहले आप लोग ये बोल पा रहे हैं, ठीक है। तो सेबी आया था, सेबी एक्ट 1992 में। It applies to the whole of India. Then the objective are PPR, to protect the investor. Second P, to do what? To promote the securities market and to regulate the securities market. और उसके अलावा क्या एक और पर्पस था कि यार इंडिया में सिक्योरिटीज लॉ थे, लेकिन वो बहुत बिखरे हुए थे। टू कंसोलिडेट ऑल द सिक्योरिटीज लॉ, इन उद्देश्यों के साथ में सेबी एक्ट 1992 लाया गया था। इसके अंदर जो अथॉरिटी थी उसका नाम था सेबी। सेबी के बारे में देखते हैं, उनके लिए 3 रेलेवेंट ईयर, मैं आशा करता हूं कि आप सबके दिमाग में वो तीनों ईयर घूम रहे हैं, 1988, 1992 एंड 1995। आई डोंट हैव टू से मच अबाउट इट। उसके बाद में हमने इनके बारे में और देखा कि सेबी इज व्हाट, सेबी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। सेबी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। सेबी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या, बॉडी कॉर्पोरेट बोलते ही कुछ चीजें प्रिज्यूम रहती है कि सेबी का परपेचुअल सक्सेशन होगा, कॉमन सील होगी उनकी। कॉमन सील इज नो लॉन्गर मैंडेटरी फॉर अ कंपनी, बट एक दिमाग में आ जाता है कि कॉमन सील होगी उनकी। उसके बाद में दे हैव अ राइट टू स्यू और बी स्यूड, दे कैन ओन प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, दे कैन सेल डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। ये सारी चीजें आ जाती है व्हेन आई से बॉडी कॉर्पोरेट। फिर हम लोग गए उनके बोर्ड के स्ट्रक्चर में कि सेबी के अंदर आखिर है कौन। फिर हमने बहुत डिटेल में देखा कि सेबी के अंदर होता है एक चेयरमैन होता है, there are 2 officials of central government, 1 official of RBI, 5 other members out of whom 3 have to be whole time member. कैसे अपॉइंट होते हैं? The chairman is appointed by central government, the 5 other members are appointed by central government, but the 2 officials of central government are nominated by central government, and the 1 official of RBI is nominated by RBI.
ठीक है, फिर आ गए इनकी क्वालिफिकेशन के ऊपर। अरे वो कैसा होना चाहिए, अरे बताओ मुझको कैसा होना चाहिए। द पर्सन शुड बी IAS, द पर्सन शुड बी अ पर्सन ऑफ एबिलिटी, integrity and standing, who has shown problem solving skills in securities market, or he has special skills or knowledge in what, in the given discipline, accountancy, economics, etc etc कह सकते हैं हम आप। चलिए उसके बाद हमने बात की कि इनकी टेन्योर कितना हो सकता है, व्हाट इज द टर्म, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ अ मेंबर और अ चेयरमैन। तो हमने पढ़ा देयर टेन्योर इज ऑफ 5 years, दे कैन वेरी वेल बी रीअपॉइंटेड, बट उनके लिए एक लिमिट है, मैक्सिमम एज ऑफ 65 years। 65 years की एज से ज्यादा वो काम नहीं कर सकते। तो मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था, मेरी एज है 60, क्या मैं चेयरमैन बन सकता हूं? बिल्कुल बन सकते हो। मेरा 5 years का टेन्योर हो गया, कैन आई बी रीअपॉइंटेड? जनरली यू कैन बी रीअपॉइंटेड, बट नाउ यू हैव अचीव्ड द एज ऑफ 65, यू कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड। ओके, माय एज इज 62, आई हैव बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन, यस आई कैन बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन। क्या मैं 5 साल तक काम कर पाऊंगा? नहीं, मेरा 3 years का टेन्योर ही होगा और मेरा एज 65 हो जाएगा, तो आई हैव टू बी रिमूव्ड। ये सारी चीजें हमने देखी। इसके अलावा हमने पढ़ा कि अगर कोई व्यक्ति अजीब अजीब सी आवाजें निकालता है, मतलब IOOA, हमने क्या पढ़ा इसमें? इफ अ पर्सन इज insolvent, if a person is of unsound mind, if a person has committed any offense involving moral turpitude, or if a person has abused his power, in circumstances में उसको निकाला जा सकता है। इन सर्कमस्टेंसेस के अलावा भी इन चारों में टच नहीं होता है तो भी उसको रिमूव किया जा सकता है, बट वहां पे 3 month रूल आ जाता है। 3 month रूल का मतलब क्या हुआ? उसको या तो 3 month का आपको नोटिस देना है या फिर आपने उसे देना पड़ेगा 3 month की सैलरी एंड परक्विजिट्स। क्लियर है यहां पे भी? ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति रिजाइन करना चाहता है तो रिजाइन भी कर सकता है बाय गिविंग अ 3 month नोटिस। वेरी इजी। चलो उसके बाद हमने एक और बात पढ़ी थी कि मान लीजिए हम जब काम करते हैं, बोर्ड का काम क्या होता है? टू डील विद द मैटर्स विच इज कमिंग बिफोर इट। लेकिन वहां पर अगर कोई व्यक्ति है जो बोर्ड का मेंबर है एंड ही इज इंटरेस्टेड कैसे हो जाता है कि वो बोर्ड का मेंबर भी है और वो एक कंपनी का डायरेक्टर भी है, और अभी उसके समक्ष एक ऐसा मैटर आ चुका है जहां पर उसकी कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट कर रही है, रिलेटेड है, तो क्या ये पार्टिसिपेट कर सकता है क्या? ऑफ कोर्स नॉट। देन दिस पर्सन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। ये व्यक्ति मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ही हैज टू डिस्क्लोज कि भाई मैं इंटरेस्टेड हूं एंड आई कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। क्या आप बच्चों को ये सब यहां से यहां तक याद आ रहा है क्या? आर यू एबल टू रिकॉल इट कंफर्टेबली? आर यू एबल टू रिकॉल इट कंफर्टेबली? मैं आपको वादा दिलाता हूं कि जो टॉपिक्स हम करने वाले ना, ये आपके, मैंने कल कहा था कि खून में पॉजिटिव आ जाएंगे। यू विल बी 110% सुपर श्योर अबाउट दीस टॉपिक्स। ओके, चल, क्या ये याद आ रहा है क्या यार? मैंने कहा था राधे राधे करते चलो। क्या ये याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है क्या? अक्षता जी कहां है? चलिए, यस प्लीज। मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कल कि मेरी अपेक्षा है आपसे कि आप पढ़कर आए होंगे ये पूरा नोट से। तो मैंने आपको कल कहा था कि मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी कि ये पूरा आप नोट्स से पढ़कर आएंगे। ठीक है, तो अगर आप ये पूरा नोट्स से पढ़कर आए हैं, अगर आप ये पूरा नोट्स से पढ़कर आए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको समझ में आया होगा जो हमने पढ़ा है कि वो कितना बेहतरीन तरीके से आप रिलेट कर पाएंगे। तो मैंने आपको एक लिमिट दी थी कि वहां तक आपको पढ़ के आना है। आशा करता हूं कि आप पढ़कर आए हैं। नहीं तो भी यहां से अभी हम रीड करने वाले हैं। खैर, आई विल टेल यू, जब मैं कोई चीज को बोलूंगा ना कि आपने इतना ऐसे पढ़कर आना है, तो आई विल सिंसियरली रिक्वेस्ट कि आप वो पढ़कर आए, बिकॉज देन यू विल बी एबल टू कनेक्ट इन द मोस्ट ब्यूटीफुल फैशन। चलिए आ रहा हूं। तो आज फाइनली हम नोट से शुरू करते हैं सेबी एक्ट को। सेबी एक्ट का जो हमने चार्ट था वो पढ़ लिया है, अब हम नोट से शुरू करते हैं। चलिए, क्या बात है। चलिए, सबसे पहले सेबी एक्ट में शुरू होता है इंट्रोडक्शन। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988। अरे हमें पता है भाई, मत बताओ। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988। इट गॉट लीगल कैरेक्टर इन 1992। यस, लेकिन वो एस्टैब्लिश हो गया था 1988 में, बट लॉ कब बना? 1992 में। सेबी was primarily set up to regulate the activities of, अब सुनना मेरी बात को, कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जो एकदम नए लगेंगे। क्या है? एकदम सिंपल तरीके से बिहेव करो। I'll tell you everything। ठीक है। सेबी was primarily set up to regulate the activities of merchant banks, to control the operations of mutual fund, to work as a regulator of stock exchange activities, and to act as regulatory authority of new issues activities of the company। कि सेबी क्यों आया था? मर्चेंट बैंकर्स के काम को संभालने के लिए आया था, म्यूचुअल फंड्स को संभालने के लिए आया था, स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटीज को संभालने के लिए आया था, और न्यू इश्यू एक्टिविटीज ऑफ कंपनी को संभालने के लिए आया था। इसका मतलब क्या है? सुना कि सेबी आया था पूरा स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, बट फिर भी एक स्पेशल फोकस दिया जाता है किनको? इन चीजों को, मर्चेंट बैंक। व्हाट डू यू मीन मर्चेंट बैंक? मर्चेंट बैंक ऐसा कुछ खास, ऐसा कोई नया कंसेप्ट नहीं है। इट्स सिंपली एन इंटरमीडियरी जो कि सिक्योरिटीज मार्केट में आपकी काम करती है। से फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी को आज आईपीओ लाना है। आपने सुना होगा जोमैटो इज कमिंग अप विद इट्स आईपीओ।
अगर जोमेटो अपना आईपीओ लेकर आ रहा है, एफपीओ लेकर आ रहा है, जोमेटो अगर पब्लिक इशू लेकर आ रहा है, ऑफर लेकर आ रहा है, तो वहां पे जोमेटो कंपनी क्या पूरा खुद हैंडल कर लेगा क्या? तो जनरली हाउ इट वर्क्स इज जोमेटो कंपनी अपॉइंट्स अ मर्चेंट बैंकर। वो मार्केट में देखते हैं कि कौन से अच्छे मर्चेंट बैंकर्स है, कौन सी ऐसी इंटरमीडियरी है जो मेरा पूरा काम संभाल लेगी। पेटीएम इज कमिंग अप विद एन आईपीओ, तो पेटीएम को लगता है मेरे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनका अपना अपना एक काम है, आई वांट एन इंडिविजुअल हु इज एन एक्सपर्ट इन पब्लिक इशू। They appoint a merchant banker. Merchant bankers are those intermediaries जो एजेंसीज है जो हमारे पब्लिक इशू वगैरह के काम को हैंडल करते हैं, बायबैक के काम को संभालते हैं, merchant bankers. To control the operations of mutual fund. I don't think at this juncture at CA final level I have to tell you what is a mutual fund. ठीक है, तो जो म्यूचुअल फंड की एक्टिविटीज है उनको भी रेगुलेट करने के लिए सेबी आया. Then to work as a regulator of stock exchange activities. Stock exchange की एक्टिविटीज को भी रेगुलेट करने के लिए आया हमारा सेबी. ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज की सारी एक्टिविटीज को आप ये समझो ना. सबसे बड़ी बात क्या है स्टॉक एक्सचेंज, लास्ट बता रहा हूं, टू एक्ट एज एन रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ न्यू इशू एक्टिविटीज ऑफ कंपनीज. न्यू इशू का मतलब वही आईपीओ की बात कर रहे हैं, आईपीओ को रेगुलेट करने के लिए. होता कैसा है यार, कोई भी कंपनी आज की तारीख में उठे सुटे आ जाती है हमारा आईपीओ ले लो, तो एक मानसिकता क्या बन गई है जनता की कि आईपीओ में अप्लाई कर देते हैं, वहां पे कुछ ना कुछ तो शेयर मिल ही जाएंगे और प्रॉफिट हो जाएगा. अरे मैं आपको क्या कह रहा हूं, 2021 इज द बेस्ट ईयर टू टॉक अबाउट इट. 2021 में इस भेड़ चाल में कुछ ऐसी कंपनीज आ गई जिन्होंने आईपीओ, पीपल अप्लाइड, दे गॉट द अलॉटमेंट आल्सो. आईपीओ में हर किसी को अलॉटमेंट नहीं मिलता है ना, आपने पढ़ा होगा बचपन में, अगर बहुत ज्यादा लोग अप्लाई कर देते हैं और भाई साहब उतने शेयर्स ही नहीं है तो सबको नहीं मिलता है, कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाता है. तो हम देखते हैं बड़े बड़े आईपीओस में मेजॉरिटी लोगों को रिजेक्ट हो जाते हैं. बड़े बड़े आईपीओस मतलब यू सी दी आईपीओ ऑफ आईआरसीटीसी के आईपीओ को देखो, तो वैसे जो बड़े बड़े आईपीओ आते हैं, अगर मान लीजिए एलआईसी का पब्लिक इशू आता है, जोमेटो का आता है, पेटीएम का आता है, तो ये बड़े बड़े कंपनीज के अगर आईपीओ आते हैं तो वहां पे एक नॉर्मल व्यक्ति को शेयर मिलना काफी डिफिकल्ट है. लेकिन उसी बीच अगर कोई छोटी मोटी कंपनीज, कल्याण ज्वेलर्स बोल दो, ऐसे छोटी मोटी कंपनीज के आईपीओ आते हैं तो वहां पे आपको शेयर मिलना कंपैरेटिवली इजी होता है. तो होता क्या है, लोगों के बीच में एक मानसिकता बन गई थी कि आईपीओ में तो अप्लाई करो, शेयर मिलेगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है. Then people started applying randomly, and उस बीच उनको जिन कंपनीज में आईपीओ में अप्लाई किया और शेयर मिला ही नहीं, उन कंपनीज के शेयर तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और जिन कंपनीज के आईपीओ में शेयर मिल गया उनके शेयर्स गिरते जा रहे हैं. यू सी द बेस्ट एग्जांपल इज कल्याण ज्वेलर्स. उसके शेयर्स आईपीओ के प्राइस जितने में आईपीओ में लॉट हुआ था उससे बहुत कम पे हैं अभी. सो ये मानसिकता गलत है. तो इसलिए हर कोई कंपनी आईपीओ कराने नहीं आ जाए, ये भी रेगुलेट कौन करेगा, सेबी. क्योंकि सेबी का मानना है कि इन्वेस्टर तो गधा है. इन्वेस्टर को कोई भी चीज आप ऐसी चिकनी चुपड़ी चीजों पे लगा के दे दो तो इन्वेस्टर उसको अरे भैया जी बहुत अच्छा है करके ले लेता है. सो सेबी हैज टू इंश्योर कि इन्वेस्टर के साथ कुछ गलत ना हो. इसके लिए आया था कि सेबी आया था विद द ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर मर्चेंट बैंकर्स अच्छे से काम करें, म्यूचुअल फंड्स अच्छे से काम करें, स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटीज अच्छे से हो, एंड न्यू इश्यूज भी अच्छे से रेगुलेट हो. ये सब आपको कुछ ऐसा एग्जैक्टली याद करने की जरूरत नहीं है, बैकग्राउंड चल रहा है. ठीक है. Then the reason the SEBI was constituted was because before the SEBI, the law relating to securities market in India was contained in different enactments like Companies Act, SCRA and capital issues. मैंने आपको बताया कि SEBI एक्ट लाने का एक और उद्देश्य था कि सारे जो लॉज अलग अलग जगह पे हैं उनको कंसोलिडेट कर देना. So that is the point about it कि सिक्योरिटीज लॉ अलग अलग जगह बिखरे हुए थे तो उनको कंसोलिडेट किया गया था. Next, then at the time when the capital market witnessed tremendous growth, it was found that the legislation was scattered in different laws and administrative agencies, did not have proper manpower or expertise to deal with the investors. Even there was no monitoring or prosecuting machinery to check malpractices, insider trading, etc. याद है मैं कल बात कर रहा था आपको, मैं आपको जो बता रहा था ना कि हिस्ट्री बताई थी वो इसी कारण से बताई थी कि पॉइंट आपको समझे. देखिए कैसा है, यू आर एट सीए फाइनल लेवल, तो ऐसा नहीं है ओके ये पॉइंट में ऐसा लिखा है और हम आगे बढ़े. इट डज नॉट मेक सेंस. यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेप्थ कि क्या सोच के शायर ने लिखा है. क्लियर है. तो मैंने आपको इसके लिए स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री बताई थी कि एक समय ऐसा था कि भाई साहब स्टॉक मार्केट बहुत पॉपुलर हो गया था लेकिन कोई अथॉरिटी नहीं थी, और उसके लिए सेबी को लाना पड़ा कि जो सिक्योरिटीज मार्केट के रूल्स हैं, लॉज हैं, वो सारे बिखरे हुए थे, दे वर ऑल स्कैटर्ड अप, तो उसको स्ट्रक्चर करने के लिए इसकी जरूरत थी. क्लियर है यार. चले उसके बाद में बात करते हैं. Then Government of India decided to set up an agency or regulatory body known as SEBI. It was constituted on 12th April 1988 as an interim administrative body. 1988 में कैसा बना था? इंटरिम बना था. मैंने आपको बताया कि 1988 में इंटरिम बना था एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री. कि 1988 में वो इंटरिम बॉडी बना था और 1988 में 12th अप्रैल है. ठीक है, 1988 12th अप्रैल के दिन इंटरिम बॉडी बनी थी. तो सेबी का एक्चुअल जन्म कब हुआ है? 1988 में. लेकिन उसको लीगल मैंडेट कब मिली? 1992 30th of January. देखते हैं आगे लिखा है.
In April 1998, the SEBI was constituted as a regulator of capital market in India under resolution of Government of India. ये Government of India ने through a resolution SEBI को constitute कर दिया 1988 में. In the year 1995, मैंने आपको बताया 3 years इंपॉर्टेंट है. 1988 सेबी का जन्म हुआ, 1992 उसको लीगल मैंडेट मिली, सेबी एक्ट आया, और 1995 की मैंने आपको बात की थी वही यहां पे लिखा है. इन द ईयर ऑफ 1995 द सेबी वाज गिवन एडिशनल स्टैट्यूटरी पावर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू एन अमेंडमेंट टू द सेबी एक्ट 1992. क्या अमेंडमेंट लाके उनको बहुत सारी स्टैट्यूटरी पावर्स दी थी. आई थिंक ऑल ऑफ यू आर गोइंग वेरी कंफर्टेबल. क्लियर है? चलिए उसके बाद प्राइम ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बताए थे. देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी. द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी आर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, promoting the development and regulating the securities market. So protecting the investor, promoting and regulating the securities market. So what is the objective of SEBI? SEBI का objective रहता है पहला protecting the investor, protecting the interest of investor in the securities market, protecting the interest of investor. So protecting the investor, protecting the interest of investor, and then promoting the development of securities market, and last regulating the securities market. ये 3 objective रहते हैं जिसको हम प्यार से बोलते हैं PPR. प्रोटेक्शन, प्रमोशन एंड रेगुलेशन. तो प्रोटेक्शन ऑफ व्हाट? इन्वेस्टर का इंटरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर. प्रमोशन ऑफ व्हाट? प्रमोशन ऑफ व्हाट? प्रमोशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, एंड रेगुलेट व्हाट? रेगुलेट सिक्योरिटीज मार्केट. ये ऑब्जेक्टिव तो हम पढ़ लिया था. फिर और ऐसी जनरल बात बताई. हाँ, ये जो यहां पर है, यहां पे मिसप्रिंट है, और मिसप्रिंट आपके नोट्स में नहीं, एक्चुअली मॉड्यूल में भी मिसप्रिंट है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं. ये पूरा कट कर दीजिए, देन द लाइन वुड मेक सेंस. ये पूरा कट कर दीजिए, लाइन वुड मेक सेंस. ओके, ये पूरा कट कर दीजिए. ठीक है? कुछ माइनर नहीं नहीं नहीं. एक बालक बोल रहा है कि ब्लैक स्क्रीन इज अपीयरिंग. ऐसा मत करो मेरे साथ, ऐसा मत करो मेरे साथ. बोल दो कि आप मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो. बोल दो कि सर वापस आप दिख पा रहे हो. बोल दो यारों. ओफो ओफो. रुको यारों, संभालो अपने आप को. यारों, अगर आप मुझे देख पा रहे हो तो बोलो कि दिख रहा है. हाँ, कुछ टाइप करो, भेजो मुझे यहां पर कि सर हम आपको देख पा रहे हैं, हम आपको सुन पा रहे हैं. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. यस 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 यस, ताकत देख रहे हो, बहुत ही बढ़िया. वापस आप दिख पा रहे हो, बहुत ही बढ़िया. ऑब्जेक्टिव तक सुना क्या सब आपने? ऑब्जेक्टिव तक सब सुना क्या आपने? मुझे बताओ. ऑब्जेक्टिव तक सब दिखाई सुनाई दे रहा था क्या आपको? जवाब दो मुझे, जवाब दो. चलिए, आशा करता हूं कि हाँ, ऑब्जेक्टिव तक आपको पूरा प्रॉपर्ली सुनाई दिया है. तो ऑब्जेक्टिव क्या है, वही हमने पढ़ा था. पीपीआर, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, प्रमोशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, एंड रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, रेगुलेट सिक्योरिटीज मार्केट. चलिए, उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहां पे मॉड्यूल में कुछ मिसप्रिंट है, तो यहां से यहां तक कट कर लीजिए. देन द लाइन वुड मेक सेंस. सेबी एज द वॉचडॉग ऑफ द इंडस्ट्री. परफेक्ट परफेक्ट, क्या बात है. अक्षिता भी आ चुके हैं, बहुत ही बढ़िया. सेबी एज द वॉचडॉग ऑफ द इंडस्ट्री हैज एन इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल इन द मार्केट. तो बहुत अच्छी बात है, जनरल बात चल रही है, कोई बहुत ज्यादा टू द पॉइंट वाली बात नहीं की इन्होंने अभी तक. देन the preamble of the SEBI describes the basic function of the SEBI as to protect the interest of investor in the securities and to promote the development of and to regulate the securities market for matter connected therewith. आपको नहीं लगता कि वही बात बोले जा रहे हैं बार बार कि SEBI क्या चाहता है? SEBI का preamble कहता है to protect the interest of investor, to promote the development of securities market and to regulate the securities market. जी हाँ, वही कहता है. ये वही बात बार बार बोले जा रहे हैं. Next, the SEBI Act deemed to come in force on 30th January 1992 and extends to whole of India as per Section 1 of SEBI Act 1992. ये सब हम डिस्कशन में कर चुके हैं. ठीक है? Why am I going word by word? मेरी बात को समझना. मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको
सब कुछ तो पढ़ाऊंगा इसी ऑफ कोर्स, उसके लिए एक वर्ड बाय वर्ड करा दूं। क्यों? आप बच्चों के एग्जाम में एमसीक्यू भी आते हैं, तो अगर आपने वर्ड बाय वर्ड एक बार मेरे साथ पढ़ लिया तो एग्जामिनेशन में यू विल बी मोर देन सॉर्टेड। तो इसके लिए एक बार वर्ड बाय वर्ड फास्ट रीडिंग भी करा देता हूं पढ़ाने के बाद, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती है। ठीक है यार, तो यहां तक थिंग्स आर ऑल सॉर्टेड, परफेक्ट है। चलो नेक्स्ट आता है डेफिनेशंस। डेफिनेशन की एक भी डेफिनेशन में दम नहीं है, तो इसको पूरा स्किप करते हैं। अभी के लिए हम एंड में जब जब काम की डेफिनेशन आती रहेगी मैं वहां पे आता रहूंगा। ठीक है, तो डेफिनेशन अभी नहीं पढ़ रहे हम लोग, अभी एक भी डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। यस, चलिए बस यहां तक पूरा डेफिनेशन है। उसके बाद में आते हैं हम लोग सेबी हियर एंड आफ्टर कॉल्ड द बोर्ड। तो आगे इस पूरे चैप्टर में जहां पे भी बोर्ड लिखा है उसका मतलब होगा सेबी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट। अरे मैंने आपको क्या बोला था, जैसे ही बॉडी कॉर्पोरेट दिखे टूट पड़ो उसके ऊपर बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब उसके अंदर क्या क्या आ गया, सेबी बॉडी कॉर्पोरेट है तो भाई साहब परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है, पावर टू एक्वायर, होल्ड, डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, मूवेबल, इमूवेबल, स्यू और बी स्यूड बाय द नेम ऑफ सेबी बोर्ड। यहां तक तो हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। क्लियर, एकदम कंफर्टेबल। चलिए एक नई चीज पता चली, द हेड ऑफिस ऑफ द बोर्ड शैल बी एट मुंबई। सेबी का हेड ऑफिस मुंबई में होगा और उनको राइट दिया गया है, उसके अलावा इंडिया में कहीं पे भी वो ऑफिसेस ओपन कर सकते हैं, बट द हेड ऑफिस इज गोइंग टू बी एट मुंबई। फर्दर द बोर्ड में एस्टैब्लिश ऑफिसेस एट एनी अदर प्लेस इन इंडिया। बहुत अच्छी बात है। चलो तो एक नई चीज पता चली, द हेड ऑफिस ऑफ द बोर्ड शैल बी एट मुंबई। बहुत ही बढ़िया बात है। अब बच्चों ने क्या करना है, वैसे तो आपका सब कुछ हाईलाइटेड है नोट्स में, बट इसको एक बार अंडरलाइन कर लो बस। सिर्फ मुंबई को भी अंडरलाइन किया तो चलेगा। सर अंडरलाइन आप क्यों करा रहे हो, सिर्फ इस चीज को मैं आपको बताऊंगा। जो चार्ट्स मैं आपको ड्रॉ करवा रहा हूं ना, वो आपके बहुत काम आएंगे बाद में, से आपको फटाफट एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करना है, तो दैट चार्ट विल बी वेरी फ्रूटफुल। तो जो चीज मुझे लगता है ना उस चार्ट में कवर नहीं की है, उसको मैं यहां पे मार्क करा देता हूं ताकि आपको उस पर हाईलाइटेड रहे। मुंबई उस चार्ट में कवर नहीं था। चलो उसके बाद में आता है मैनेजमेंट ऑफ सेबी। आपको नहीं लग रहा कि ये सब हमारा पढ़ा हुआ है, सर ये तो सब हमको आता है, बस वही समझ लो। इसलिए आपको कहा था कि कल आपने घर पे एक बार रीड किया होगा तो आपको सब कुछ ऑलरेडी पता चल रहा है। The SEBI board is managed by its members which consists of the following. SEBI के members कौन कौन होते हैं? देखो सबसे पहले member of the board chairman होता है एक, which is nominated by central government, nominated by Union Government of India. Union Government of India मतलब central government, तो आप लिखेंगे Union Government preferably. chairman होता है which is nominated by Union Government, देखना अभी आगे. 2 members who are officers from Union Ministry. सर आपने तो कहा था chairman is appointed by central government, देखो आप आगे, कोई चिंता की बात नहीं है. member of the board chairman who is nominated by Union Government of India. 2 members who are officers from Union Ministry, मतलब officers of central government. 1 member from RBI. 1 member who is an officer of RBI. 5 other members nominated by Union Government. सर यहां पे भी nominated लिखा है, जी हां, अभी आगे बढ़ना. Out of them at least 3 shall be whole time members. चलो सर सब कुछ एकदम ठीक लग रहा है, बट सर आपने ऐसा बताया था दैट ये 2 व्यक्ति चेयरमैन and 5 other members, they are not just nominated, they are even appointed by central government. जी हां, उसको आप देखोगे थोड़ी देर में. The chairman and the 5 other members as referred in the section shall be person of ability, integrity and standing who have shown capacity in dealing with problems relating to securities market or have special knowledge or experience of law, finance, economics, accountancy, administration or in any other discipline which in the opinion of the central government shall be useful to the board. हमारे यहां पर क्वालिफिकेशन पे कि आखिर ये कौन होगा. देखो सुनो, चेयरमैन है, 2 लोग तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आ जाएंगे, यूनियन मिनिस्ट्री से आ जाएंगे, सो 2 मेंबर्स विल बी फ्रॉम ऑफिशियल्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ऑफिसर्स फ्रॉम यूनियन मिनिस्ट्री. 1 विल बी एन ऑफिशियल ऑफ आरबीआई. सर ये 5 लोग और चेयरमैन कहां से आएगा? दीज शुड बी द पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग हु हैव शोन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन सिक्योरिटीज मार्केट और दे हैव स्पेशल नॉलेज एक्सपीरियंस ऑफ. अब इन्होंने कुछ डिसिप्लिन दिया है. अब बेटा जी कैसा है, आपको ये भी याद तो रखना पड़ेगा. तो आप ऐसा सोच सकते हो कि आपके सब्जेक्ट जो आपके सीए फाउंडेशन में थे, सीए इंटर में थे, सीए फाइनल में थे, वहीं से कहीं ना कहीं आपको मिलेगा. लॉ ऑफ कोर्स, फाइनेंस आपका सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स आपके फाउंडेशन में था, अकाउंटेंसी हर जगह है, एडमिनिस्ट्रेशन और इन एनी अदर डिसिप्लिन. तो अगर आपके पास में लॉ, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, एडमिनिस्ट्रेशन या किसी और डिसिप्लिन में भी आपको स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है, देन यू कैन बी अ मेंबर. वंडरफुल. कुछ चीज नहीं है. द जनरल सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बोर्ड शेल वेस्ट. मेरे साथ बने रहना, सुनो ना. थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि सर ये तो थोड़ा सा बोर है कि हम सब रीड करना पड़ रहा है. देखो व्हाई आई वांट, मैं चाहूं तो उस चार्ट से भी पूरा पढ़ा के खत्म कर सकता हूं ना, बट मैं क्या चाहूंगा, चार्ट से पूरा पढ़ाऊंगा, फिर एक क्विक रीडिंग ले लेंगे हम इस सब चीजों की. क्विक रीडिंग लेने का फायदा क्या होता है यारों, बिकॉज एग्जाम में जब एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो एक क्विक रीडिंग वुड बी सुप्रीमली बेनिफिशियल. ठीक है, तो एक क्विक रीडिंग लेंगे, थोड़ा सा आपको डर लगेगा बट इट इज अ नीड ऑफ द आवर, ऐसा समझो. ठीक है.
द जनरल सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बोर्ड शैल वेस्ट इन अ board of member which may exercise all powers and do all act and things which may be exercised or done by the board. कोई नई चीज कुछ सीखने का नहीं है इस पॉइंट में, उन्होंने बस इतना सा बोला कि जो भी बोर्ड की पावर्स है ये सब यही लोग करेंगे जिनको मैंने ऊपर लिस्ट किया है। बहुत ही बढ़िया। अब यहां से कुछ काम की चीज आती है, टर्म ऑफ ऑफिस। ये एग्जामिनर का थोड़ा सा फेवरेट रहता है, ठीक है ना। एक 4 मार्क कर लेते हैं यहां पे। टर्म ऑफ ऑफिस, कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। द टर्म ऑफ ऑफिस, पहला पॉइंट है, कुछ रेलेवेंट भी नहीं, देखो। द टर्म ऑफ ऑफिस एंड द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द बोर्ड एज अपॉइंटेड इन सेक्शन 4(1)(d शैल बी सच एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। सुना मेरी बात को अच्छे से, ये आपका पूरा सेक्शन नंबर चल रहा है, सेक्शन नंबर 5 है या सेक्शन नंबर 4 है। तो मैं कैसे करता हूं, मैं चाहता हूं कि एक बार आपको पढ़ा दूं पूरा एंड देन एंड में सेक्शन नंबर पे आऊं। क्यों यार? बिकॉज अगर शुरुआत में आप सेक्शन नंबर पे ज्यादा फोकस कर देते ना तो कभी कभी आप कंटेंट पे फोकस नहीं कर पाते कि अंदर के इंट्रिकेट पॉइंट के, इस कारण से। बाकी आपके लेफ्ट हैंड साइड पे सेक्शन नंबर चल रहा है। द टर्म ऑफ ऑफिस एंड अदर कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड शैल बी सच एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। जब भी आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए ना, क्या सच एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, भाई साहब खुश हो जाओ बहुत सारा। सच एज में बी प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है कि आपको पता होने की आवश्यकता नहीं है। एक्ट में लिखा है सच एज में बी प्रिस्क्राइब्ड और हमारे मॉड्यूल ने एक्ट से एज इट इज लिया, तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बोला जैसा प्रिस्क्राइब्ड है वैसा टर्म होगा। कुछ सीखने को नहीं मिला यहां पे हमको। नेक्स्ट, अब सुनना, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव द राइट टू टर्मिनेट द सर्विस ऑफ, किसको टर्मिनेट कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट? जिसको उन्होंने अपॉइंट किया है। टर्मिनेट द सर्विस ऑफ चेयरमैन और अदर मेंबर्स अपॉइंटेड टू द बोर्ड। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, बहुत रेलेवेंट है, बारीकी से समझना है पॉइंट। द चेयरमैन विल हैव द राइट टू टर्मिनेट द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव द राइट टू टर्मिनेट द सर्विसेज ऑफ चेयरमैन और अदर मेंबर्स अपॉइंटेड टू द बोर्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ किन्हें रिमूव करने का राइट रखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव करने का राइट रखता है सिर्फ उन मेंबर्स को जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था। ऊपर नॉमिनेटेड लिखा था ना, उन्हीं की बात कर रहा हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे बताओ किन किन को अपॉइंट किया था? पहले चेयरमैन को और 5 अदर मेंबर्स को। ये जो 2 ऑफिशियल्स हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थे और एक आरबीआई का था, तो इनको हटा दो। जो चेयरमैन है एंड 5 अदर मेंबर्स है हु वर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि आपके नोट्स में ऊपर लिखा था नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, दे वर एक्चुअली अपॉइंटेड, यहां पे लिखा है दे वर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। उनको रिमूव करने का राइट है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सो सेंट्रल गवर्नमेंट will have the right to terminate the services of the chairman or other members appointed to the board. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट है उनको रिमूव करने का, other than its own officials or of the reserve bank of the board. ये other than own official और the reserve bank of the board की बात क्या कर रहे हैं? उन 3 लोगों की बात कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव किसको कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर सकता है चेयरमैन को और 5 अदर मेंबर्स को। सेंट्रल गवर्नमेंट वो जो 2 ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे भी रिमूव नहीं कर सकता और आरबीआई के ऑफिशियल को भी रिमूव नहीं कर सकता। आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? आप उसको नॉमिनेशन पढ़ना चाहते हैं, नॉमिनेशन पढ़ लो। मैंने उस टाइम पे चार्ट में उस पर इतना फोकस इसलिए किया है ताकि आपके दिमाग में इनके अपॉइंटमेंट में डिफरेंस क्रिएट रहे कि भाई पहला चेयरमैन जो हो गया और 5 मेंबर्स हो गए, ये पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। ये पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में, सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे इनको रिमूव भी कर सकता है। लेकिन जो 2 ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 1 ऑफिशियल ऑफ आरबीआई है, इसको आप अपने मन से रिमूव नहीं कर सकते। आई होप बात आप तक कन्वे हो चुकी है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। यहां पे देन अगर कभी भी उनको रिमूव करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था, एट एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी बाय गिविंग नॉट लेस देन 3 months नोटिस इन राइटिंग। उनको 3 महीने का नोटिस देके आप उनको रिमूव कर सकते हैं और 3 months सैलरी एंड अलाउंस इन ल्यू देयर ऑफ, या फिर आप 3 month की सैलरी दो। 3 month रूल है कि अगर किसी भी व्यक्ति को आप निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उनको निकाल सकते हैं 3 month का नोटिस देके या 3 month की सैलरी और अलाउंस देके। फेयर इनफ। The chairman and other members shall have the right to relinquish office at any time before the expiry of their tenure by giving a notice of 3 months. कोई व्यक्ति रिजाइन भी करना चाहता है, चेयरमैन या अदर मेंबर कभी छोड़ना भी चाहते हैं तो 3 month का नोटिस देके छोड़ सकते हैं। आई गेस वेरी इजी। As per the rules framed in this regard, the chairman and whole time member may hold office for a period not exceeding 5 years. 5 साल से ज्यादा के लिए काम नहीं कर सकते चेयरमैन एंड होल टाइम मेंबर्स। पार्ट टाइम मेंबर्स पे लिमिट नहीं है। Subject to the maximum age limit of 65 years and can be reappointed by central government. समझ में आई बात? सेम है, बस ध्यान रखना है कि दिस इज ओनली फॉर चेयरमैन एंड होल टाइम मेंबर्स। ये किसके ऊपर है? चेयरमैन एंड होल टाइम मेंबर्स। द चेयरमैन एंड होल टाइम मेंबर्स मे होल्ड ऑफिस फॉर अ टेन्योर ऑफ 5 years, लेकिन दे हैव अ मैक्सिमम एज का रिस्ट्रिक्शन ऑफ 65 years एंड दे कैन वेरी वेल बी रीअपॉइंटेड।
अभी तक कुछ आई डोंट थिंक एक भी वर्ड आपको नया लग रहा है. Next is removal of member of the board. The central government shall have the power to remove a member of the or the chairman appointed to the board. कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तो वो किसी भी मेंबर को रिमूव कर सकते हैं, चेयरमैन को भी रिमूव कर सकते हैं. सुनना कब? To remove a member or chairman appointed to the board if he at any time has been adjudged as insolvent. ओहो, अगर कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया तो उसको रिमूव कर सकते हैं. आई has been declared by a competent court to be a person of unsound mind. अगर कोई भी व्यक्ति अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर हो गया बाय competent court तो उसको भी निकाल दिया जाएगा. has been convicted of an offense involving moral turpitude. And last is has in the opinion of central government so abused his position as to render his continuance in the office detrimental to the public इंटरेस्ट. उसने अपनी पोजीशन का अब्यूज किया है विच इज डेट्रीमेंटल टू पब्लिक इंटरेस्ट अगर उसको कंटिन्यू करने दिया गया कि उसने अपनी पोजीशन का मिसयूज किया है एंड इफ ही इज अलाउड टू कंटिन्यू दैट विल बी डेट्रीमेंटल टू पब्लिक इंटरेस्ट. इन 4 कारणों से सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी मेंबर को निकाल सकती है. हम लोग थोड़ा डेप्थ में पढ़ रहे हैं, मैं आपको इसके पास्ट ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा ना तो बहुत ही लाइटर नोट पे आते हैं, बट हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो डेप्थ में पढ़ते हैं ना, नुकसान क्या. ठीक है. नेक्स्ट इज बिफोर रिमूविंग अ मेंबर और द चेयरमैन ही विल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन द मैटर. नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के निकालने के पहले उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा. एकदम इजी, अभी तक भी कुछ नया नहीं आया. ठीक है. तो लेट मी कंप्लीट फटाफट से, थोड़ा सा और बाकी है, जो हमने पढ़ा था उसका कंप्लीट हो जाएगा. अ मीटिंग, आ जाओ. मीटिंग ऑफ द बोर्ड. द बोर्ड शैल मीट एट सच टाइम and place and shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of business or its meeting as may be prescribed. As may be prescribed, as may be provided. बिल्कुल ठीक है. मैंने आपको क्या कहा, जहां पे भी ऐसा कुछ आ जाए ना, as may be prescribed और provided, बहुत ही खुश हो जाना. As may be provided under section 30 of the act. तो हम अभी 7 तक पहुंचे. अगर 30 तक पहुंचे, सर हमारे सिलेबस में पूरा सेबी एक्ट है क्या? जी नहीं, ये पूरा सेबी एक्ट बता रहा हूं मैं आपको. ये पूरा सेबी एक्ट है. ठीक है. आपके सिलेबस में पूरा सेबी एक्ट नहीं है. देखो 30 क्या लिखा है, पार्ट 2 में एक रेगुलेशन वगैरह. तो ऐसे बहुत सारी चीजें, सेबी एक्ट बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है. तो आपके सिलेबस में पूरा सेबी एक्ट नहीं है, लिमिटेड सेक्शंस तक है. तो अगर 30 तक जाएंगे तो बिल्कुल पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर तो कुछ भी पढ़ना नहीं है. मीटिंग कैसे होगी? मीटिंग सेक्शन 30 के हिसाब से होगी. यहां पे क्या लिखा है इस पॉइंट में? सेक्शन नंबर 7 सिंपली सेज कि मीटिंग ऑफ द बोर्ड विल बी कंडक्टेड एज पर सेक्शन 30 ऑफ द एक्ट. नाउ अंडरस्टैंड, इन द एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन, अगर मीटिंग में चेयरमैन नहीं हुआ, for any reason he is unable to attend the meeting, या फिर if he is unable to attend the meeting, then any member chosen by the members present amongst themselves shall preside over the meeting. देखो सिंपल सी बात है कि अगर सभी की मीटिंग हो रही है तो चेयरमैन तो होना आवश्यक है, चेयरमैन तो चाहिए ही सही आपको, और अगर चेयरमैन नहीं है तो अदर मेंबर्स में से किसी एक को चेयरमैन बना दिया जाएगा. तो इफ एट ऑल द कंपनी डज नॉट हैव, द बोर्ड डज नॉट हैव चेयरमैन और द चेयरमैन इज नॉट प्रेजेंट, then any other person present will be appointed as chairman for that particular meeting. Decision by majority vote, अंडरलाइन कर लो इसको भी, अंडरलाइन कर लो इसको भी, कि सेबी में जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो लिया जाएगा बाय मेजॉरिटी. तो कोई भी अगर हमारे सामने इशू आता है तो सारे मेंबर्स बैठते हैं, उनमें मेजॉरिटी वोट से लिया जाएगा. ऑल क्वेश्चंस व्हिच केम अप बिफोर एनी मीटिंग शैल बी डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी वोट of the members present and the chairman or the presiding member will have a second or casting vote in the event of equality of vote. मुझे पता था अजी, मुझे पता था, आप बच्चों के दिमाग में से सवाल आने ही वाला था कि सर अगर टाई हो गया तो क्या. तो उन्होंने बताया अगर टाई हो गया तो जो भी प्रिसाइडिंग मेंबर है, मतलब आपका जो चेयरमैन है, द पर्सन विल हैव अ सेकंड वोट और डिसीजन लिया जाएगा. वेरी इजी. मैं आपको क्या कह रहा हूं, इतनी आसान चीज कोई देखी है क्या अभी तक? सिर्फ मुझे कहां तक पढ़ना है, मुझे सिर्फ यहां तक और पढ़ाना है, बस यहां तक और पढ़ाने दो, बस फिर आपसे बात करूंगा. 7A, members not to participate in meeting in certain cases. मैंने आपको बताया था ना, एक circumstances में member has to disclose and he cannot participate. What is that circumstance? I guess you are able to say it right now if the person is interested. देखते हैं क्या लिखा है. Any member of the board who is a director of a company. मैं बोर्ड का भी मेंबर हूं, पार्ट टाइम ही होगा. मैं बोर्ड सेबी का मेंबर भी हूं और मैं कंपनी का डायरेक्टर भी हूं. And who as such director has any indirect pecuniary interest in any matter coming up for consideration at a meeting of the board. I am a member of SEBI. हमारे सामने एक मैटर आया है जिसमें मैं कंपनी का डायरेक्टर भी हूं, उस कंपनी का इनडायरेक्ट इंटरेस्ट इन्वॉल्व है. मैं इंटरेस्टेड हो गया ना. इफ देयर इज एनी मेंबर ऑफ SEBI जिसके सामने जो मैटर आया है, दिस गाय इज द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी
दिस गाय इज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, यहां पे स्पेसिफिकली डायरेक्टर ही बोला गया, सिर्फ शेयर होल्डर वगैरह कुछ नहीं. दिस गाय इज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, और ये जो मैटर है ना, दिस इज समहाउ रिलेटेड, दिस पर्सन कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस मीटिंग, ही हैज टू, shall as soon as possible after relevant circumstances have come to his knowledge disclose the nature of his interest, and such disclosure shall be recorded in the proceeding of the meeting, and the member shall not take part in any deliberations or decision of the board with respect to that matter. Are you all with me? यहां तक बात समझ में आई क्या? यहां तक बात समझ में आई क्या? मुझे बताओ, यहां तक बात समझ में आई क्या? मैं रुका हूं यहां तक. आर यू ऑल वेरी कंफर्टेबल? यहां तक मेरी अपेक्षा थी कि आप घर से पढ़कर आए. ठीक है, हम लोग एकदम नए हैं, तो मैं आशा कर रहा हूं कि आप एकदम कंफर्ट लेवल पे आ जाए मेरे. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, स्पून फीडिंग किल्स द क्रिएटिविटी ऑफ अ स्टूडेंट्स माइंड. So don't get accustomed to spoon feeding. तो मेरी आपसे अपेक्षा थी कि आप खुद से पढ़कर आए, और यहां तक तो आपने बोर हो जाना चाहिए था कि अरे यार सर यार अगला पढ़ाओ यार, कुछ नया पढ़ाओ, ये तो पता है हमको. ये हालत हो जानी चाहिए थी आपकी आइडियली. तो मैं आशा करता हूं कि आप बच्चों ने ये घर पे पढ़ा था. क्लियर है यार? और यहां से आज का लेक्चर एक्चुअली स्टार्ट होता है. बिकॉज यहां तक तो क्या है, मैं कल पढ़ा चुका था, हमने बस नोट्स में सब कुछ कवर कर लिया. हाँ, एवरीथिंग इज कवर्ड हियर. आई पे क्लियर? सर वो जो आपने चार्ट ड्रॉ करवाया वो कब ड्रॉ करवाओगे? बिल्कुल ड्रॉ करवाऊंगा मैं सही समय पे. अभी के लिए यहां तक हम लोग बिल्कुल सॉर्टेड है. चलो, अब आज का लेक्चर स्टार्ट होता है. आज का जो मेन टॉपिक है वो है पावर एंड फंक्शंस ऑफ सेबी. पावर एंड फंक्शंस ऑफ सेबी स्टार्ट होने वाला है, वो आज का मेन टॉपिक रहेगा. ठीक है, उसके पहले बहुत ही बढ़िया, अरे बहुत ही बढ़िया, आप ये यस सर बोलते हो ना, आनंद आ जाता है. चलो, कि कोई है जो मुझे सुन रहा है. चलिए, so the only topic which we have to study is vacancies etc. not to invalidate proceeding of the board. एक छोटा सा सेक्शन है, सेक्शन 8. इसके ऊपर क्या कहता है? आपको बेर एक्ट से पढ़ने की इच्छा है क्या? मैं आशा करता हूं कि आप सबको बेर एक्ट कैसे फंक्शन करता है सब पता है. आप प्रोफेशनल, आप सीए फाइनल्स तक हो, तो किसी भी एक्ट का जो कोर होता है, जिससे कि आपके नोट्स बने होते हैं, जिससे कि आपका मॉड्यूल बना होता है, वो बेर एक्ट है. ठीक है, तो ये आपका बेर एक्ट है. हम अभी तक कहां तक आ चुके हैं? मैं आपको बाद में सेक्शंस मेंशन करूंगा, अभी मैं फोकस नहीं कर रहा था. ठीक है, डेफिनेशन तो हमने पूरा ही उड़ा दिया. शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट तो हमको पता है. क्या पता है भाई? सेबी एक्ट है तो उसका शॉर्ट टाइटल सेबी एक्ट ही है. एक्सटेंट उसका क्या है? होल ऑफ इंडिया. और कमेंसमेंट उसका वही 1992. फिर डेफिनेशन सेक्शन हमने भी स्किप करते हुए है. स्टैब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ज्यादा मतलब नहीं है. मैनेजमेंट ऑफ द बोर्ड हमने पढ़ा. टर्म ऑफ ऑफिस, मैनेजमेंट ऑफ द बोर्ड में पढ़ा ना, 1 चेयरमैन, 2 ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, 1 ऑफिशियल ऑफ आरबीआई, 5 अदर मेंबर्स आउट ऑफ whom 3 हैज टू बी होल टाइम मेंबर. फिर हमने नोट्स में पढ़ा दिस गाय चेयरमैन एंड दीस 5 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री, नॉमिनेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट कह दो. और इन लोगों को रिमूव करने का भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बिल्कुल राइट होता है, जब मन होगा रिमूव कर सकते हैं. ये सब हमने पढ़ा. फिर रिमूवल ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑफिस पढ़ा कि अगर रिमूव करना चाहते हो इन 4 चीजों पे, इस पे रिमूव कर सकते हो. इंसॉल्वेंट हो गया, रिमूव कर दो. अनसाउंड माइंड का हो गया, रिमूव कर दो. द पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, रिमूव कर दो. या फिर 4th पॉइंट क्या था हमारा आखिरी? उस व्यक्ति ने अपनी अब्यूज ऑफ पोजीशन की है, जिसके कारण इफ यू अलाउड टू लेट हिम कंटिन्यू देन दिस विल कॉज अ डेट्रीमेंटल इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक. तो उसको रिमूव कर दो, तो रिमूव कर सकते हैं. अदरवाइज भी 3 मंथ्स नोटिस देके या 3 मंथ्स सैलरी देके रिमूव कर सकते हैं. कोई व्यक्ति छोड़ना चाहे तो 3 मंथ्स नोटिस देके छोड़ सकता है. ये सब हमने पढ़ा. मीटिंग के बारे में हमने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं, इतना सा लिखा था कि मीटिंग होगी एज पर द रेलेवेंट सेक्शन. 7A, मेंबर नॉट टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग इन सर्टेन केसेस, कि कुछ सर्टेन केसेस में मेंबर मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. कौन से केस में मेंबर मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा? जिसके अंदर वो इंटरेस्टेड. इफ आई एम अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और जो मैटर आया उसमें मैं इंटरेस्टेड हूं इनडायरेक्टली, तो मैं डिस्क्लोज करूंगा. दिस फैक्ट वुड बी रिकॉर्डेड एंड आई विल नॉट टेक पार्ट इन द मीटिंग. वेकेंसीज एक्सेट्रा नॉट टू इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग. बस ये लास्ट सेक्शन नंबर 8 पे हम यहां पर है. ये मैं आपको बेरैक से बता रहा था, ये पूरा अंदर डिटेल में बेरैक के अंदर दे रखा है. तो सिर्फ बेरैक का इंडेक्स था. अब बेरैक का यहां पे देखोगे तो सब कुछ यहां पर. This act may be known as SEBI Act 1992. It extends to whole of India. Shall be deemed to have come in force in 30th of January 1992. Definition section अभी हम पढ़े नहीं है. Establishment वगैरह की बात हो गई. फिर बोर्ड में चेयरमैन होगा, 2 मेंबर होंगे, 5 अदर मेंबर होगा, 1 आरबीआई का होगा. सब चीजें, अरे हमारे नोट्स आए कहां से हैं? ICAI ने घर बैठ के तो नहीं बनाया. तो इवेंचुअली दिस इज द सोर्स. ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? अगर कभी भी जीवन में आप किसी भी लॉ में कंफ्यूज हो जाते हो ना कि यार क्या लिखा है, तो आप क्या करो, उसकी बेर एक्ट पे चले जाओ. तो बेर एक्ट आपको जो देगा वो एकदम सच है. कभी भी कंफ्यूजन होता है ना कि क्या लिखा है, तो बेर एक्ट पे जाना इज द बेस्ट थिंग टू डू. चल, अब हम आते हैं हमारे सेक्शन के ऊपर. वेकेंसीज एक्सेट्रा नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड. एक छोटी सी बात है जो बहुत ही एक सेक्शन, आई डोंट थिंक इसके लिए पूरा सेक्शन भी डेडिकेट करना था, बट बहुत आसान सी बात है कि अगर कभी सेबी के बोर्ड में
कुछ भी मिस्टेक है कि एक व्यक्ति गलत तरीके से अपॉइंट हो गया है, वो व्यक्ति मीटिंग में आया नहीं है, या कोई भी सेबी के बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में इशू है, फिर भी सेबी विल बी फंक्शनल, सेबी के लिए हुए सारे डिसीजंस वैलिड माने जाएंगे। क्या कह रहा है सेक्शन? वेकेंसीज एक्सेट्रा नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड। कि सेबी ने, मान लीजिए सेबी के अंदर एक वैकेंसी थी, सेबी का एक मेंबर छोड़ के चला गया, फिर भी सेबी इज कंटिन्यूइंग टू फंक्शन, सेबी काम कर रहा है मस्ती में, सेबी ने मस्ती से उसके बाद में 2 महीने और काम किया, तो ऐसा नहीं अरे वो मेंबर तो छोड़ के चला गया था, फिर आपने 2 महीने काम कैसे किया? 2 महीने जो भी आपने काम किया है इन सबको इनवैलिड डिक्लेयर कर देते हैं। ऑल ऑफ दीज वर्क विल बी डिक्लेयर्ड एज इनवैलिड। ऐसा होगा क्या? तो यहां पे लिखा गया है वेकेंसीज एक्सेट्रा नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड। क्लियर है? तो कोई भी वैकेंसी होता है उससे कोई भी बोर्ड के प्रोसीडिंग इनवैलिडेट नहीं होंगे। देखो क्या लिखा है, एनी वैकेंसी इन बोर्ड शेल नॉट इनवैलिडेट एनी ऑफ द एक्ट्स और प्रोसीडिंग ऑफ द बोर्ड। कोई भी वैकेंसी वगैरह से कुछ नहीं होगा। सिमिलरली वैकेंसी की तरह द फॉलोइंग रीजंस शेल नॉट इनवैलिडेट एनी एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द बोर्ड। ये जो 4 रीजन है, इनमें से कोई भी रीजन बोर्ड की किसी भी एक्टिविटी को इनवैलिडेट नहीं करेंगे। क्या? एनी डिफेक्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी डिफेक्ट था। कॉन्स्टिट्यूशन में डिफेक्ट का मतलब समझते हैं? जैसे कि हमारे बोर्ड में क्या होना चाहिए? एक चेयरमैन होना चाहिए, 2 लोग ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए, एक ऑफिशियल ऑफ आरबीआई होना चाहिए, 5 अदर मेंबर्स आउट ऑफ व्हिच 3 हैव टू बी होल टाइम मेंबर, ऐसा होना चाहिए। इसमें कुछ गलती हो गई, फॉर एग्जांपल आरबीआई का ऑफिशियल है ही नहीं, फिर भी बोर्ड बन गया, आगे काम कर रहा है, मतलब उसके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डिफेक्ट था। तो अगर इस डिफेक्टेड बोर्ड ने भी कोई डिसीजन लिया है वो वैलिड रहेगा, वो इनवैलिड नहीं होगा, जस्ट बिकॉज देयर वाज अ डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट, देयर वाज अ डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, और इन दी अपॉइंटमेंट ऑफ एनी पर्सन और मेंबर ऑफ द बोर्ड। किसी व्यक्ति को आपने मेंबर बना दिया है जिसके अंदर ऐसा कुछ इशू था कि उसको मेंबर नहीं बनाना चाहिए था, बाय मिस्टेक किसी व्यक्ति को मेंबर बना दिया गया है, तो भी उस टाइम पे बोर्ड ने जो डिसीजन लिया वो वैलिड रहेगा। और एनी इरेगुलरिटी इन द प्रोसीजर ऑफ द बोर्ड नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ द केस, या फिर बोर्ड ने कोई प्रोसीजर के अंदर गलती कर दी, प्रोसीजर को ड्यूली फॉलो नहीं किया बोर्ड ने, सेबी ने, तो भी सेबी का दिया हुआ डिसीजन सही होगा अनलेस इट अफेक्ट्स द मेरिट्स ऑफ द केस। मेरिट्स ऑफ द केस का मतलब समझते हैं कि मान लो आपके केस का ही कुछ एविडेंस था। एक बहुत भारी बात बताता हूं आपको, जनरली आप ऐसा पढ़ते हैं ना, बचपन में पढ़ा होगा या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि इंडिया में जुडिशरी अलग होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन अलग होना चाहिए, लेजिस्लेचर अलग होना चाहिए, लॉ बनाने वाले अलग, लॉ को इंप्लीमेंट करने वाले अलग, और कोई डिस्प्यूट आ गया तो उसको संभालने वाले अलग। ये एक सुपर एक्सेप्शनल केस है। उस केस में आप समझ सकते हैं सेबी हैज गॉट लेजिस्लेटिव पावर्स। सेबी बहुत सारे रेगुलेशन बनाता है इंडिया में, इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन बोल दो, टेक ओवर रेगुलेशन बोल दो, सीआईएस रेगुलेशन बोल दो, म्यूचुअल फंड रेगुलेशन बोल दो, ये सारे आपके सिलेबस में एक रेगुलेशन है एलओडीआर रेगुलेशन, ये सब कुछ बोल दो, ये सब किसने बनाया है? ये सब सेबी ने बनाया। तो सेबी हैज लॉ मेकिंग पावर्स, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन की बात बिल्कुल है, सेबी इंप्लीमेंट करता है। इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटीज मार्केट का कौन संभालता है? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स कौन पास करता है? मार्जिन को कम ज्यादा कौन करता है? थोड़े समय पहले मार्जिन की रिक्वायरमेंट चेंज कर दी थी, इंडिया के ब्रोकर्स एकदम गुस्से में अभी, अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं न्यूज तो ये सब कौन कर रहा है? ये भी सेबी ने किया, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी सेबी संभाल रहा है। उसके बाद तीसरी चीज डिस्प्यूट, अगर कोई भी मान लीजिए एडजुडिकेशन, तो सेबी एडजुडिकेशन भी करता है। आप किसी की कंप्लेन लेके सेबी के पास जा सकते हो, सेबी कैन पास अ पेनल्टी ऑर्डर। तो सेबी हैज ऑल द पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एज वेल एज एडजुडिकेटरी पावर्स। तो वहीं पे उसके केस में कि अगर सेबी ने कोई प्रोसीजर सही से फॉलो नहीं भी किया है, इरेगुलरिटी के साथ कुछ काम कर लिया, फिर भी द ऑर्डर विल बी वैलिड इफ इट डज नॉट इफेक्ट द मेरिट्स ऑफ द केस। मतलब ये नहीं कि एडजुडिकेशन में कुछ कर रहा था और सामने वाले के मैंने एविडेंस ही कंसीडर नहीं किया, ऑर्डर पास कर दिया, तो ये तो गलत है ना, एविडेंस कंसीडर करने होंगे। तो अगर वो मेरिट्स ऑफ द केस उस केस के लिए डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो जो सेबी का ऑर्डर है वो वैलिड रहेगा। So what does section 8 says? Section 8 simply talks about that even if there is any vacancy, all the decisions taken by SEBI shall be valid, shall remain valid. क्लियर है? और उसके अलावा कोई डिफेक्ट भी हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी का अपॉइंटमेंट भी गलत हो जाता है, किसी का इरेगुलरिटी से भी हो जाता है, तो भी डिसीजन टेकन शैल बी वैलिड। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, क्या बच्चे इन 3 वर्ड्स को अंडरलाइन कर लें, डिफेक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन, अपॉइंटमेंट, इरेगुलरिटी इन द प्रोसीजर, कि इन 3 केस में, ऑफ कोर्स वैकेंसी तो है ही ना हेडिंग में, वैकेंसी के केस में या फिर इन तीनों में से किसी भी केस में सेबी का लिया हुआ कोई भी डिसीजन इनवैलिड नहीं होगा। चलिए मुझे बताओ, क्या आप बच्चे मेरे साथ हो गया? हम क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग शुरू से आते हैं, तो उन्होंने सेक्शन 1 बोला नहीं था, बट हमको पता है सेक्शन 1 है ना, इंट्रोडक्शन नहीं बोले तो हमें पता है सेक्शन 1 ही था ना, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। फिर आ गया सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन, जो हमने पढ़ा ही नहीं है, पर ये सेक्शन नंबर 2 है, हमें पता है।
फिर इन्होंने आगे लेके गए सेक्शन नंबर 3 एस्टैब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन। यहां पे उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं बोला, एक ही लाइन बोली है सेक्शन 3 के अंदर, दैट सेबी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, बाकी हमारे दिमाग ने अपने आप बोला। फिर आया सेक्शन 4 मैनेजमेंट ऑफ द बोर्ड, के बोर्ड में कौन कौन है। फिर आया इनका सेक्शन नंबर 5 टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंसिडरेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, बहुत बढ़िया बात है। फिर आया सेक्शन 6 रिमूवल। फिर आया सेक्शन 7 मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड। फिर 7A आया मेंबर्स नॉट टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, और 8 पढ़ा वेकेंसीज नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड। मुझे बताओ यारो, सिर्फ हेडिंग्स दिखाऊं तो भी अंदर का कंटेंट याद रहेगा क्या? तो मैं आगे बढ़ता हूं यार। अरे यार पढ़ने का मजा तब आएगा ना कि यू आर एक्चुअली मतलब उसको इन डेप्थ दिल में उतार रहे हो, तो पढ़ने का मजा आएगा। बस ये सोचो कि आप सिर्फ हेडिंग देखते हो, ये ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द बोर्ड नहीं है, ठीक है, यहां से यहां तक सिर्फ हेडिंग्स भी देख रहे हो तो अंदर का याद आ रहा है क्या? सिर्फ हेडिंग्स देख रहे हो तो अंदर का याद आ रहा है क्या? देखो एक बार आराम से। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंस, शॉर्ट टाइटल सेबी एक्ट है, एक्सटेंट होल ऑफ इंडिया है, कमेंसमेंट है 30 जनवरी 1992, डेफिनेशन पढ़ा नहीं अभी तक, एस्टैब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन में कुछ नहीं है, सेबी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, बहुत बढ़िया। मैनेजमेंट ऑफ द बोर्ड, एक चेयरमैन होता है, ठीक है ना, नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 2 ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में यूनियन मिनिस्ट्री लिख देते हैं क्योंकि मॉड्यूल में वैसा लिखा है। एट द एंड ऑफ द डे सुनो, याद रखना, ऐसा कहते थे मेरे गुरुजी कि 3 प्रकार के आंसर होते हैं एग्जाम में, राइट आंसर, रॉन्ग आंसर एंड ICAI's आंसर। तो हमेशा ICAI का आंसर है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह यूनियन मिनिस्ट्री लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैनेजमेंट ऑफ द बोर्ड, टर्म ऑफ ऑफिस में बिल्कुल होता है 5 years, कैन बी रीअपॉइंटेड अप टू अ मैक्सिमम एज ऑफ 35। रिमूवल ऑफ मेंबर हमने पढ़ लिया पूरा कि भाई साहब ये 4 में से इंसॉल्वेंट बोलो, अनसाउंड माइंड का बोल दो, उसके बाद में अब्यूज ऑफ पावर किया, फिर ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिडिटी तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज 3 month का रूल आ जाता है, ठीक है। और मीटिंग के बारे में जनरल एज में भी प्रिस्क्राइब, ज्यादा बात नहीं की है, एंड मेंबर्स नॉट टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग, वहां वो इंटरेस्टेड है। यस पीपल, आप लोग ये यस बोल रहे हो और बड़ा ही आनंद आ रहा है। तो यहां तक मैं आशा करता हूं हम सब लोग बेहतरीन तरीके से साथ में आ चुके हैं। तो अब आगे का टॉपिक स्टार्ट करता हूं। देखो यार, चैप्टर को डिवाइड कर करके पढ़ेंगे, तो ये आप समझ लीजिए हमारे लिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर हो चुका है, जिसके लिए हमने एक चार्ट बनाया। तो दिस इज चार्ट 1। मैं चैप्टर को चार्ट्स में डिवाइड करूंगा, दिस इज चार्ट 1। ये मैं आपको पेन डाउन कराऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। दिस इज चार्ट 1। तो ये सेबी एक्ट का फर्स्ट चार्ट है जिसमें सेबी की शुरुआत हमने पूरी रिकॉर्ड की। अब आ रहा हूं मैं आगे के पार्ट पे। हमारे नोट्स के हिसाब से द नेक्स्ट टॉपिक इज पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेबी। चलो एकदम मस्ती से बैठ जाओ, अब एक नए सिलसिले की ओर बढ़ रहे हैं। ये जो पावर्स एंड फंक्शंस है थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है, थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है, बट पढ़ लेंगे हम लोग एक बार। अरे आप और हम साथ में ना, तो पढ़ लेंगे। यस पीपल, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेबी थोड़ा सा ड्राई है एंड एग्जामिनर का भी इतना फेवरेट पार्ट नहीं है। मतलब बहुत थ्योरी दिया हुआ है कि सेबी क्या क्या फंक्शन से क्या क्या पावर से क्या क्या फंक्शन से क्या क्या पावर्स है, तो हम उसको एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ेंगे ताकि दिमाग में क्लियर रहे कि व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेबी। तो एकदम मस्ती में मेरे साथ में बैठे रहो। चलो पहले आपको ओवरव्यू दे देता हूं टॉपिक का। जैसे कि हम पहले एक चार्ट बनाते हैं, इसमें सब कुछ रहता है, फिर हम पढ़ते हैं। इसका चार्ट हमारे पास पहले से है। चलिए एकदम मस्ती में, स्क्रीन पे रहना सब लोग, एकदम मस्ती में, एकदम लाइटर नोट पे, सुप्रीमली इजी, कोई परेशानी की बात नहीं है। चलो यस हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेबी। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आई गेस, ऊपर हेडिंग दिखिए, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेबी। क्या क्या है इस टॉपिक में, मॉड्यूल ने हमारे लिए क्या क्या रखा है। मॉड्यूल ने हमारे लिए 3 चीजें रखी है, ध्यान से समझना। पहला इज मेजर्स या फंक्शंस ऑफ सेबी कह सकते हैं उसका, फंक्शंस ऑफ सेबी। सेकेंड इज पावर्स ऑफ सेबी अंडर सेबी एक्ट 1992। जब सेबी एक्ट आया 1992 में तो उसमें कुछ पावर्स दी थी, पावर्स ऑफ सेबी अंडर सेबी एक्ट 1992। और तीसरा पार्ट है पावर्स ऑफ सेबी अंडर SCRA 1956। ओके, तो आपके इस टॉपिक में पावर्स के अंदर 3 चीजें पढ़नी है आपको, पावर्स एंड फंक्शंस। पहला फंक्शंस ऑफ सेबी जिसको मेजर्स ऑफ सेबी भी कहते हैं, सेकंड इज पावर्स ऑफ सेबी अंडर सेबी एक्ट, एंड थर्ड इज पावर्स ऑफ सेबी अंडर व्हाट, अंडर SCRA एक्ट। SCRA वही है जो आपके सिलेबस से हट गया, तो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट वही एक्ट है जो आपके सिलेबस से हट चुका है, बट पावर्स ऑफ सेबी अंडर दैट एक्ट आपके सिलेबस में है, अंडर द सेबी का एक्ट वाला चैप्टर। चलो SCRA क्या करता है, मैंने आपको पहले से बता दिया कि SCRA सबसे पुराना है। SCRA 1956 में आया था, सेबी एक्ट तो अभी आया ना 1992 में, तो 1992 के पहले सर 1992 में अगर सेबी आया, सुनना एक दिमाग में डाउट क्या आ सकता है कि सर अगर सेबी 1992 में आया, 1988 में आया, तो SCRA 1956 में आया था, 1956 का SCRA था, तो सर 1956 में उनके एक्ट में उन्होंने सेबी की पावर कैसे क्या दे दी है?
1956 के एक्ट में उन्होंने सेबी की पावर कैसे क्या दे दिया? अरे गधों, अमेंडमेंट भी तो कोई चीज होती है। तो जब एससीआरए एक्ट 1956 बना था तब उसमें सेबी की पावर नहीं थे, लेकिन जब सेबी एक्ट आ गया 1992 में तो उसके बाद में एससीआरए ने अमेंड किया खुद को और उसके अंदर भी एससीआरए के अंदर भी सेबी की पावर्स को ऐड किया गया। ठीक है, तो आपको बस मैं पहले ओवरव्यू दे देता हूं ताकि फिर पढ़ने में आपको, कभी कभी क्या होता है कुछ टॉपिक्स आप पढ़ते तो आपको लगता है ना कि पता ही नहीं चल रहा है कहां चल रहा है, बस टॉपिक चल रहा है, तो वैसा फील नहीं आएगा। वी आर टेकिंग एन ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक। चलो, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेबी, फंक्शंस ऑफ सेबी, पावर्स ऑफ सेबी अंडर सेबी एक्ट एंड पावर्स ऑफ सेबी अंडर एससीआरए। चलो, सबसे पहले व्हाट आर द फंक्शंस सेबी, एकदम लाइटर नोट पे पढ़ रहे हैं, एकदम लाइटर नोट पे, कोई लोड नहीं लेने का, एक सिंपल है, डिटेल में नोट्स में हम रीड करने ही वाले हैं। ठीक है, व्हाट आर द पावर्स ऑफ सेबी? सबसे पहली पावर क्या है? रेगुलेटिंग द बिजनेस। के सेबी का एक पावर क्या है भाई साहब? ये पूरा जो सिक्योरिटीज मार्केट का बिजनेस है ना, शेयर मार्केट, सिक्योरिटीज एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है, इन सबको रेगुलेट करना एक ऑब्जेक्टिव भी तो है सेबी का। तो ठीक है, रेगुलेटिंग द बिजनेस। नेक्स्ट इज रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द इंटरमीडियरी। मुझे एक बात बताओ, आप बच्चे अगर कल को सोचते हैं दैट यू वांट टू बिकम ब्रोकर, आप ब्रोकर बनना चाहते हैं, ब्रोकर मतलब कौन सा? सेबी का। अरे सुनो, शेयर मार्केट का ब्रोकर बनने का कोई मतलब हलवे वाली बात मत समझना, मैं आपको क्या कह रहा हूं, भले ही कोई और पैसे कमाता हो नहीं कमाता हो, ब्रोकर हमेशा पैसे कमा रहा है, ब्रोकर हमेशा पैसे कमा रहा है। ठीक है, तो एक चीज का नाम ब्रोकर, बिकमिंग अ ब्रोकर इज इंस्टेंट, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल कह दो, एंजल ब्रोकिंग कह दो, एचडीएफसी सिक्योरिटीज कह दो, ये सब ब्रोकर्स हैं। आप चाहते हो कि आप ब्रोकर बनना चाहते हो, तो क्या ऐसा चलेगा कि हाँ चलो आपने डिसाइड कर लिया ब्रोकर, तो बन जाओ, शुरू कर दो, घर के बाहर एक दुकान ले लो, उस दुकान को खोल देना, बाहर लिख दो ब्रोकर, चलेगा क्या? जी नहीं, यू हैव टू बी रजिस्टर्ड एज अ ब्रोकर विद सेबी, और वहां पे सेबी बहुत सारे रिक्वायरमेंट रखता है कि आपका नेटवर्थ कम से कम 5 करोड़ होना चाहिए, ऐसे रेस्ट्रिक्शन लगा रहता है, तो हर कोई व्यक्ति ब्रोकर बन नहीं पाता। तो समझना मेरी बात को अच्छे से, तो सेबी का एक और रोल क्या है? रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द इंटरमीडियरीज, कि जो भी व्यक्ति इंटरमीडियरी बनना चाहता हो, आपने अंडरराइटर पढ़ा होगा ना, आपके बचपन में अंडरराइटर पढ़ा होगा आपने, तो अगर कोई भी व्यक्ति उठ के कहना चाहता है मैं अंडरराइटर हूं, तो क्या वो अंडरराइटर बन जाएगा क्या? जी नहीं, अंडरराइटर के बनने के लिए यू हैव टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी। तो ऐसा कोई भी बिजनेस बनना चाहते हो आप, कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में आपने सुना होगा, क्रिसिल केयर अगर आपने सुना होगा, तो अगर कोई व्यक्ति आज मैं चालू कर दूं शुभम शुक्लेचा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो आएगी कंपनीज में उनकी क्रेडिट रेटिंग दूंगा, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आल्सो हैव टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी। तो कोई भी इंटरमीडिएट अगर आप बनना चाहते हैं तो यू हैव टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी। सेबी का एक और फंक्शन क्या है? रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द इंटरमीडिएट। सर क्या हमें ये सब याद करना है? ऑफ कोर्स नॉट। तो सीए फाइनल लेवल पे कभी ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाएंगे कि बताओ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेबी, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस की अपेक्षाएं नहीं है, तो मैं आपको दिखा रहा हूं, एक बार अच्छे से देख लो। नेक्स्ट, promoting and regulating SRO. Now what are SROs? Self regulatory organizations. Self regulatory organizations क्या होती है समझना एक बार अच्छे से, इसका मतलब बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं। आप जिस भी सिटी में होंगे, if at all your parents are involved in some business, your dad, your mom, your brother, your sister, अगर कोई बिजनेस में इन्वॉल्व है तो जनरली कैसा होता है, फॉर एग्जाम्पल छोटा एग्जाम्पल, किराने की दुकान है, आपकी किराने की दुकान है, आपके कपड़े का बिजनेस है, तो आपका जहां पे शॉप है किराने का, वहां पे आसपास बहुत सारे किराने का शॉप हो सकता है, आपका जहां कपड़े का बिजनेस, बहुत सारे कपड़े का बिजनेस हो सकता है, आपका स्टील का बिजनेस है, बहुत सारा स्टील का बिजनेस हो सकता है, तो सब लोग मिलकर एक एसोसिएशन बना लेते हैं। देखा होगा आपने अपने होम टाउन में एक एसोसिएशन बन गया है, वो एसोसिएशन मिलके रूल्स रखता है कि ये रूल है जो सबके ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उसका पर्पस क्या है उस एसोसिएशन का? उस एसोसिएशन का पर्पस है कि वैसे तो गवर्नमेंट है हम पे रूल बनाने के लिए, लेकिन हम खुद एक एसोसिएशन बना लेते हैं जो कि अपना अपना रूल बनाएंगे ताकि हम सब लोग पीसफुली काम कर सकें। ऐसे एसोसिएशंस को ऑन अ बिगर लेवल यू कैन अंडरस्टैंड, उस चीज को समझो, दे आर नोन एज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो वैसे तो गवर्नमेंट है, सेबी है ना, अथॉरिटी है ध्यान रखने के लिए, बट इंडिया में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, खुद का सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बना देती है। उसका इंडिया में बेस्ट एग्जांपल इज एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो जो म्यूचुअल फंड्स वाले हैं उन सबका एक एसोसिएशन है, आपने AMFI करके, अब जनरली ये बहुत सारे टीवी एड्स आते हैं ना म्यूचुअल फंड के, बहुत सारे टीवी एड्स AMFI निकालता है, आप उसको उसके नीचे एंड में लिखा दिखेगा आपको AMFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। तो ये एसोसिएशन क्यों बनाया? ताकि सेबी तो म्यूचुअल फंड्स का ध्यान रख ही रहा है, सेबी इज इंश्योरिंग कि कोई म्यूचुअल फंड वाला जो है ना वो इंडिविजुअल्स को बेवकूफ ना बनाए, लोगों का पैसा लेके ना भाग जाए, सेबी इज इंश्योरिंग दैट। बट म्यूचुअल फंड्स आपस में एक SRO बना लेते हैं, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि हम सब भी हमारा ध्यान रख सकते हैं सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ SRO। सो प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग SROs के जो SROs बन गए उसको थोड़ा रेगुलेट भी कर लेते हैं, और सेबी का SRO को एक पूरा रेगुलेशन है। ओके, नेक्स्ट व्हाट? प्रोहिबिटिंग फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कि कोई भी फ्रॉडुलेंट या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो, कोई भी नया मिस्टर राजू ना बने, राजू सत्यम। नेक्स्ट, प्रमोटिंग इन्वेस्टर एजुकेशन, तो सेबी का एक और गोल होता है, फंक्शन होता है, दैट वी नीड टू प्रमोट इन्वेस्टर एजुकेशन। नेक्स्ट इज
प्रोहिबिटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एंड रेगुलेटिंग टेकओवर्स। इनसाइडर ट्रेडिंग मुझे आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं शायद। इनसाइडर ट्रेडिंग अभी बहुत रिसेंटली हमारे फ्यूचर रिटेल के शेयर्स में इनसाइडर ट्रेडिंग का केस हुआ था। अशोक बियानी साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, किशोर बियानी साहब और उनके भाई, ये दोनों इन्वॉल्व हुए थे बिग बाजार फ्यूचर रिटेल उसके अंदर, तो उसके ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग का केस हुआ था। उसके बाद में आपको एक और पॉपुलर केस बताऊं इनसाइडर ट्रेडिंग का, तो ये मिस्टर एंड मिसेस रॉय जो ये टीवी चैनल वाले हैं, ये भी इनसाइडर ट्रेडिंग के केस के अंदर गए थे। तो ऐसे बहुत कॉमन सी बात है। बीच में इंडिया बुल्स के ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग का केस हुआ था। तो इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, ये एक आइडिया आपको ऑलरेडी है कि कंपनी के अंदर का कोई व्यक्ति को अंदर की कोई इंफॉर्मेशन होती है, इसके बिना पे वो कुछ ट्रेड कर लेता है और प्रॉफिट बना लेता है, दैट इज नोन एज इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इसको भी रोकना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? मैंने कल एक बात बोली थी, इन शेयर मार्केट वन पर्सन्स प्रॉफिट इज समवन्स लॉस। वन पर्सन्स प्रॉफिट इज समवन्स लॉस। तो कोई व्यक्ति अगर ऐसी एक इंफॉर्मेशन जो बाकियों के पास नहीं है और उसके पास है, इसके बेस पे प्रॉफिट बना रहा है, तो बाकियों के साथ तो गलत हो रहा है ना। क्लियर है? नेक्स्ट इज रेगुलेटिंग टेकओवर्स। इंडिया में हॉस्टाइल टेकओवर्स अलाउड ही नहीं है। हॉस्टाइल टेकओवर समझते होंगे आप लोग कि एक कंपनी है, उसके शेयर्स पब्लिक में अवेलेबल है, किसी ने उसके सारे शेयर्स, शायद मतलब 50%, 55%, 30%, 40% शेयर्स खरीद लिए और जब्त करके टेक ओवर कर लिया। भाई साहब ये अलाउड नहीं है। इंडिया में टेक ओवर करने के लिए आपको पूरा पब्लिक अनाउंसमेंट देना होता है, पूरा प्रोसीजर उसका, टेक ओवर कोड 2011, वो आपके सिलेबस में नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ वो भी सेबी का काम है। सेबी टेक ओवर कोड बना रखा है कि हर कोई व्यक्ति हॉस्टाइल टेक ओवर नहीं कर सकता। आपको समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? आज मान लो एक्चुअली लॉ है, आज मान लीजिए रिलायंस के तकरीबन 50% शेयर्स तो अंबानी के पास है, अंबानी इसके पास है, एंड 50% शेयर्स मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं, पब्लिक के पास है। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं रिलायंस के 40% शेयर्स जब्त करके पब्लिक से खरीद सकता हूं, फिर भी मैं खरीद नहीं सकता। देयर इज अ लिमिट ऑफ 25% कि मैं अगर 24% तक तो अलाउड है, 25% के शेयर्स टच करूंगा देन आई विल हैव टू गिव एन ओपन ऑफर, फिर पब्लिक के शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, एक्सेट्रा पूरा प्रोसीजर है। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये सब आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन ऐसा लिखा है सिंपल दैट सेबी का एक मेजर है, सेबी का एक फंक्शन है टू रेगुलेट टेकओवर्स, कि टेकओवर्स भी लॉ के अकॉर्डिंग हो। नेक्स्ट इज सेबी का एक और फंक्शन है टू फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट, कॉलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन व्हेनेवर रिक्वायर्ड। कि सेबी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज को, किसी भी ब्रोकर को, किसी भी अंडरराइटर को कह सकता है चलो आओ सारा इन्फॉर्मेशन दो, आपका ऑडिट होगा, आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा। तो सेबी हैज दिस पावर एज वेल। नेक्स्ट इज सेबी हैज अ फंक्शन ऑफ फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन टू अथॉरिटीज व्हेनेवर रिक्वायर्ड। मान लो आरबीआई सेबी से कुछ मांगता है तो सेबी एज अ ड्यूटी के सेबी आरबीआई को देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट सेबी से कुछ मांगता है तो सेबी का फंक्शन है कि सेबी उनको रिपोर्ट करेगा। तो अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना भी सेबी का एक फंक्शन है। नेक्स्ट इज लेविंग फीस एंड चार्जेस। आज अगर आप ब्रोकर हैं तो आपको फीस देनी पड़ती है, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज को फीस देनी पड़ती है, कंपनीज को फीस देनी पड़ती है। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर फीस इन्वॉल्व होती है, वो फीस भी आपको देनी होती है। तो वो भी सेबी के पास फंक्शन है टू लेवी दैट फीस। नेक्स्ट इज कंडक्टिंग रिसर्च, कि ये सब कुछ करने के लिए, किसी पे कोई एक्शन लेने के लिए, किसी से फीस लेवी करने के लिए सेबी को जो रिसर्च करना पड़ेगा, दिस इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ सेबी। सुपर इजी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हमारा फोकस शिफ्ट होता है फंक्शंस ऑफ सेबी से पावर्स ऑफ सेबी। मैं जैसे कह रहा था, जो मेरा कल का लेक्चर था वो पूरा आपको कंठस्थ होना चाहिए, जो मैंने चार्ट में बनाया सब अच्छे से याद होना चाहिए। यहां पे आपको ये सब याद होने की अपेक्षा नहीं है, ये जो सब कुछ लिखा रहा है ये आपको सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए इस तरह से, जिससे कि आप सेबी को और बेहतरीन तरीके से समझ पाएं। ठीक है, टुवर्ड्स द एंड आई विल बी शोइंग यू पास्ट ईयर क्वेश्चंस एज वेल, तो यू विल गेट अ वे बेटर आइडिया। ओके इस प्रकार के क्वेश्चन है, मतलब ऐसे इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं, मतलब टू ईजी। नेक्स्ट इज पावर्स ऑफ सेबी अंडर सेबी एक्ट 1992, कि सेबी एक्ट 1992 के अंदर सेबी के क्या पावर्स हैं। पहला पावर है पावर टू इंस्पेक्ट बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स। सेबी चाहे उसके बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, किसी भी इंटरमीडिएट के, किसी भी लिस्टेड कंपनी के, स्टॉक एक्सचेंज के, सेबी उनके बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। ओके, ये पावर तो सेबी के पास होनी चाहिए थी। नेक्स्ट इज पावर्स व्हाइल ट्राइंग अ सूट, कि सेबी के पास कोई केस आ गया है, मैंने आपको बताया ना सेबी के पास में एडजुडिकेटिंग पावर भी है, तीन चीजें बोला था। सेबी के पास लेजिस्लेटिव पावर है, सेबी के पास में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, और सेबी के पास में एडजुडिकेटिंग पावर भी है। तो कोई सूट सेबी के सामने आ गया तो उसके लिए सेबी ने कुछ पावर्स लिए हैं, लाइक अ सिविल कोड। आप लोगों के आई थिंक आपके सिलेबस में नहीं होगा, हो सकता है नहीं, आई एम नॉट टू श्योर, इंटर लेवल पे सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, आई डोंट थिंक सो आपके सिलेबस में कहीं पे भी सीपीसी है, राइट? लॉ के अंदर अलाइड में भी सीपीसी तो नहीं है। तो सिविल प्रोसीजर कोड इंडिया का एक लॉ है जिससे कि सिविल कोर्ट्स को पावर मिलती है। आपके होम टाउन में जो आपको दिखता है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उन सिविल कोर्ट्स को जहां से पावर मिलती है दैट इज सीपीसी। सेबी ने अपने एक्ट में 1992 में लिखा है दैट सेबी हैज सर्टेन पावर्स लाइक अ सिविल कोर्ट। तो मैं पढ़ाऊंगा यहां पे वो भी कि सेबी हैज सर्टेन पावर्स लाइक अ सिविल कोर्ट। सिविल के कोर्ट का जैसी पावर्स होती है वैसी पावर सेबी के पास भी है। एंड सेबी इज पावर टू पास द फॉलोइंग ऑर्डर्स। तो सेबी इनमें से कोई ऑर्डर पास कर सकता है कब?
देखो कैसा होता है, आप समझना। 3 पॉइंट है यहाँ पे। पहला पॉइंट क्या है, सेबी एज अ पार्ट टू इंस्पेक्ट बुक्स एंड अकाउंट्स, बुक्स डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। इंस्पेक्ट किया, उसको लगा और यहाँ तो इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। सेबी ने इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन के दौरान सेबी ने मान लो इंस्पेक्ट किया, फिर लगा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको लगा कि यार यहां पे तो बहुत कुछ गलत चल रहा है, तो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या क्या सेबी जनरली ऑर्डर्स पास करता है, सस्पेंड द ट्रेडिंग। सेबी उनकी ट्रेडिंग सस्पेंड कर देता है। बहुत कॉमन चीज है, किसी भी कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा कुछ इललेजिट चल रहा होता है, सेबी उसकी ट्रेडिंग ही सस्पेंड कर देता है, दैट यू कैन नॉट ट्रेड फॉर दीज मेनी डेज। नेक्स्ट, सेबी कैन रिस्ट्रेन द पर्सन फ्रॉम असेसिंग सिक्योरिटीज मार्केट, जैसे कि मिस्टर राजू इतना बड़ा फ्रॉड किया, हर्षद मेहता इतना बड़ा फ्रॉड किया, तो उन पे ऑर्डर पास कर दिया जाता है कि अगले 5 साल तक, 10 साल तक, 20 साल तक आप सिक्योरिटीज मार्केट को एक्सेस नहीं कर सकते, या फिर परमानेंटली आप सिक्योरिटीज मार्केट को एक्सेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट, सस्पेंड एनी ऑफिस बेरर्स, सेबी के अंदर कोई काम कर रहा है व्यक्ति, ऑफिसर है, उसको निकाल भी सकता है। इंपाउंड एंड रिटेन प्रोसीड्स और सिक्योरिटीज पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, कभी भी किसी कंपनी पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो उनकी सिक्योरिटीज को इंपाउंड कर सकता है, उनके मनी को इंपाउंड मतलब जमा करके रख सकता है, फॉरफीट कर लेगा जब तक केस चल रहा है। अटैच बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी फॉर नॉट एक्सीडिंग 90 डेज, अगर कभी भी लगता है तो टेम्पररी उनके बैंक अकाउंट प्रॉपर्टीज को अटैच कर सकता है। हर्षद मेहता बेस्ट एग्जांपल। नॉट टू डिस्पोज और एलिनेट एनी असेट, ये क्या है, सेबी कैन पास एनी ऑर्डर कि भैया जी आप पे जब तक केस चल रहा है यू कैन नॉट, मान लीजिए मिस्टर राजू पे, सत्यम के केस में उन पे केस चल रहा है, उस बीच वो क्या कर रहे हैं, अपनी सारी प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं फटाफट से। उन्होंने अगर अपनी प्रॉपर्टीज बेच दी सारी, तो सुनना, कल को अगर कोर्ट ने कह भी दिया दैट मिस्टर राजू की गलती थी, मिस्टर राजू पैसे दो, मिस्टर राजू क्या बोलेंगे, पैसे तो है ही नहीं, जाओ मेरी प्रॉपर्टी अटैच कर दो, सारी प्रॉपर्टी बेच दी। तो सेबी चाहे तो ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है दैट जब तक आप पे केस चल रहा है, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, यू कैन नॉट सेल डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी। इस प्रकार का ऑर्डर सेबी पास कर सकता है। आई गेस वेरी अंडरस्टैंडेबल है ये भी, ठीक है ना। नेक्स्ट इज पावर ऑफ सेबी अंडर एससीआरए, पावर ऑफ सेबी अंडर एससीआरए। एससीआरए के अंडर सेबी को क्या पावर दी गई है, बेसिक पावर से देखो। पहला, पावर टू कॉल फॉर पीरियोडिकल रिटर्न और डायरेक्ट इंक्वायरीज, उसके डिटेल 4 पॉइंट को छोड़ दो अभी, सिंपल क्या पॉइंट है, पहला ये प्रोसीजरल पावर है कि सेबी के पावर है कि सेबी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज को ऑर्डर कर सकता है। एससीआरए मोस्टली बात करता है स्टॉक एक्सचेंज की, मैंने आपको बताया था, तो दिमाग में एक ये थोड़ा सा मतलब आप समझिए, आपके सिलेबस में क्या कर रखा है, मैं आपको सिलेबस आपका बहुत इतना सा है, सेबी एक्ट का बहुत छोटा सिलेबस है, कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन उसको अगर आप डेप्थ में पढ़ रहे हो ना तो आपको एक पूरा हेवी आइडिया होना चाहिए। तो एससीआरए मेनली डील्स विद स्टॉक एक्सचेंजेस, ये मैंने आपको बताया कि लोग मन से अपना स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस कर रहे थे। एससीआरए 1956 आया और उसने स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस को रेगुलेट किया, तो उसके सारे पावर्स भी सेबी को दिए रिलेटिंग टू स्टॉक एक्सचेंज ओनली। देखना आप दिखेंगे आपको, पहला पावर क्या है, पावर टू कॉल फॉर पीरियोडिकल रिटर्न और डायरेक्ट इंक्वायरीज टू होम, स्टॉक एक्सचेंज, कि स्टॉक एक्सचेंज से पीरियोडिकल रिटर्न मांग सकता है कि बताओ आपके यहां पे कौन कौन सी सिक्योरिटीज लिस्टेड है, कौन कौन से नए शेयर्स लिस्टेड हुए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यहां पर सेबी हैज अ पावर टू कॉल फॉर पीरियोडिकल रिटर्न्स और डायरेक्ट इंक्वायरीज टू स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट पावर टू अप्रूव द बायलॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि हर एक कंपनी के अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है, उसी प्रकार से स्टॉक एक्सचेंजेस के बायलॉज होते हैं, तो उनके बायलॉज को अप्रूव करने की पावर भी किसके पास है, सेबी के पास है। मैंने बताया 1956 में यही तो किया था कि ये पावर है हमारे पास है, ठीक है। तब सेबी नहीं था तो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ली थी, 1992 के बाद वो पावर सेबी को दी थी, बस इतना सा। नेक्स्ट, पावर ऑफ सेबी टू मेक और अमेंड बायलॉज ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सुनना, सेकंड पावर क्या थी, आपको समझ में आ रहा है इन्होंने 1956 में कैसे स्टॉक एक्सचेंजेस को एकदम कमजोर कर दिया। बोला 1956 में तो सेबी नहीं था ना, तभी बोला दैट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूव कराओगे तभी आपके बायलॉज बनेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहेगा आपके बायलॉज को चेंज कर सकता है। और 1992 में ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके सेबी को दे दी। तो क्या लिखा है यहां पे, दैट सेबी से अप्रूव कराओगे आप सारे बायलॉज, और सेबी आपके बायलॉज को कभी भी अमेंड ऑल्टर कर सकता है। नेक्स्ट, लाइसेंसिंग ऑफ डीलर इन सिक्योरिटीज इन सर्टेन एरियाज, कि आपके कौन कौन से डीलर्स होंगे उनको लाइसेंस, उनको रजिस्ट्रेशन भी कौन करेगा, सेबी करेगा, कि यहां पे ये डीलर्स काम करेंगे सिक्योरिटीज मार्केट का, अपॉइंटिंग ब्रोकर्स का काम वगैरह वगैरह। तो लाइसेंसिंग ऑफ डीलर्स सिक्योरिटीज इन सर्टेन एरियाज। नेक्स्ट, पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, कोई भी कंपनी है, वो कंपनी पब्लिक इशू करना चाहती है तो उसके ऊपर भी रूल क्या रेगुलेट करेगा, सेबी। सेबी का अप्रूवल लगेगा। आज की तारीख में कोई भी कंपनी अगर पब्लिक इशू करना चाहती है, आप कोई भी जितने एग्जांपल मैंने लिए ना, आप जाओ मनी कंट्रोल पे अपकमिंग आईपीओस देखो, तो जो भी कंपनी पब्लिक इशू करना चाहती है उसको सेबी का अप्रूवल मैंडेटरी है। नेक्स्ट इज पावर टू डेलीगेट, तो यहां पे पावर आती है कि उनका काम डेलीगेट किया जा सकता है, पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। ये सारी पावर्स हैं, बस बैठ जाता हूं मैं 2 मिनट। चलिए आ रहा हूं, तो जैसे कि मैंने कहा कि ये सारी है पावर्स, तो अब जो हमारा चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है उसमें पावर्स पे चलता है, ठीक है। और ये एग्जामिनर का एक नॉन फेवरेट पार्ट है, आगे फास्ट फॉरवर्ड मत कर देना,
एग्जामिनर का नॉन फेवरेट पार्ट है, लेकिन एक तरीके से पढ़ो. देखो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्लियरिंग रीडिंग अ टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. टुमारो देयर माइट बी सर्टेन पीपल आउट ऑफ यू हु वांट टू मेक देयर करियर इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूं, यू नेवर नो ये कब काम आएगा आपके, यू नेवर नो. तो ये सारी चीज हम तो बहुत क्रिस्प तरीके से भी पढ़ रहे हैं. सेबी, सिक्योरिटीज मार्केट, शेयर मार्केट, डेरिवेटिव्स, ये सब डेप्थ में आता है आपके फ्यूचर में. तो ये कहीं ना कहीं करियर में आने वाला है. तो एक बार इसको अच्छे से समझ लो यहाँ पे, ताकि लाइफ में कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीके से काम आएगा. ठीक है. बहुत बढ़िया. अरे एक बालिका ने टाइप करके भेजा, अमेजिंग सर. बहुत, मतलब वो ये टॉपिक अमेजिंग लगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. चलो आ जाओ यहां पे कर दो. सो पार्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ सेबी. तो ये पूरा एक टॉपिक का ओवरव्यू हो चुका है. ठीक है ना. मेजर्स फंक्शंस ऑफ सेबी, पार्ट्स ऑफ सेबी अंडर सेबी एक्ट एंड पार्ट्स ऑफ सेबी अंडर एससीआर है. चलिए, ये हमारा चार्ट 2 हो गया. एक चार्ट जो मैंने पूरा ड्रॉ किया था, चार्ट 2, इसके अंदर पूरे अगले 2-3 पेजेस का ओवरव्यू है. चलिए यार, आ जाते हैं यहां पे हम लोग. डू यू वॉन्ट टू कीप योर इंक कनोटेशंस? नो, डिस्कार्ड. चलो, अब यहां से आपके नोट्स के अंदर आता है पावर एंड फंक्शंस ऑफ सेबी. तो बिल्कुल हम लोग डिस्कस करेंगे पावर एंड फंक्शंस ऑफ सेबी, लेकिन उसके पहले आई वॉन्ट यू पीपल टू पेन डाउन दिस चार्ट जो हमने ड्रॉ किया. तो सुना मेरी बात को, आप लोग अपने नोट्स में आपको ये पूरा चार्ट भी पेन डाउन करना है. ये पूरा चार्ट भी आपको पेन डाउन करना है, लेकिन ये पूरा चार्ट मैं आपको बाद में पेन डाउन कराता हूं. ठीक है. तो ये चार्ट के लिए जगह छोड़नी है आपने. आप अगर नोट्स में लिख रहे हैं तो इसके लिए आप क्या 1 पेज में अगर आप लगता है मैनेज कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो 2 पेजेस इसके लिए छोड़ दो. एंड देन यू पेन डाउन दिस चार्ट फर्स्ट. ये चार्ट फुल स्पीड में पेन डाउन करेंगे आप लोग, एंड उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूं. ठीक है यार, फुल स्क्रीन कर देता हूं मैं. फुल स्पीड में चार्ट पेन डाउन करना है. दिस इज द ओवरव्यू ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द नोट्स. फुल स्पीड में पेन डाउन करोगे क्या यार? करोगे क्या यार? Yes people, full speed में. You have 5 minutes. जी जान से पेन डाउन कर लो, एंड देन वी आर गोइंग टू गो अहेड. इन सब चीजों को फंक्शंस में एक फंक्शंस पढ़ेंगे, पावर्स में एक पावर्स पढ़ेंगे. बड़ा मजा आएगा आगे. चलिए, फुल स्पीड में पेन डाउन कर लो इसको. इज इट लेजिबल है ना यारो? पेन डाउन कर पाओगे राइट? चलो पेन डाउन कर दो फुल स्पीड में. यप, आई डोंट थिंक मैं इसको फुल स्क्रीन कर पाऊंगा. यप, पेन इट डाउन. आई होप इट इज लेजिबल. पेन डाउन फुल स्पीड में. आपके पास एक नोटबुक पेन होगा, मैंने आपको कहा 2 पेजेस छोड़ देना चार्ट 1 के. दिस इज चार्ट 2. एंड में पूरी हेडिंग लिखाता हूं, सेक्शन सब कुछ एंड में कराऊंगा. मतलब जिस दिन मैं बोलूंगा ना कि चैप्टर क्लोज हो गया है, तब भाई साहब बोलना कि तब एक चीज को टिप टॉप करके क्लोज करते हैं. अभी मेरा एक फ्लो है, उस फ्लो में मैं आगे बढ़ना चाहूंगा. पेन इट डाउन इन फुल स्पीड. यस पीपल, कहीं कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, बट आई गेस कुछ डाउट की ज्यादा संभावना नहीं है. चलिए, वंडरफुल.
यस पीपल, आर यू डन? जैसे यार आप लोग डन होंगे एक बार बताइएगा डन, ओके? अजी बहुत मजा आएगा। ना 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 ना, यस पीपल। मैं बस आपके मैसेज का इंतजार कर रहा हूं, आप बस बोलेंगे डन और हम लोग आगे बढ़ेंगे। यार बोलो डन। आगे बढ़ेंगे यार। यस पीपल, मैं बता नहीं सकता हूं कि ये डन से कितनी खुशी मिली है मुझे। चलिए यार शुरू करते हैं। यस पीपल, तो स्ट्रक्चर के बाद में
अब हम आगे बढ़ेंगे। पार्ट एंड फंक्शंस ऑफ सेबी। सबसे पहली चीज है मेजर्स। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आज ही के लेक्चर के एंड में मैं वो जो फर्स्ट वाला चार्ट है वो भी आपको पेन डाउन करा दूं, ताकि आपके पास सब चीजें ऑर्गेनाइज तरीके से रहें। ठीक है ना, चलो देर आफ्टर धीरे धीरे चैप्टर का पेस भी बढ़ जाएगा और बड़ा मजा आएगा। पार्ट एंड फंक्शंस ऑफ सेबी। तो सबसे पहले इसके अंदर मेजर्स की बात की, फंक्शंस की बात की। देखो क्या लिखा है, कवि कहते हैं सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ बोर्ड, बोर्ड बन सेबी, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। एक और बार बोला ना ये व्यक्ति तो बस, तो ये तीसरी बार बोल रहे हैं। वापस इन्होंने ऑब्जेक्टिव रिपीट किया कि क्या ऑब्जेक्टिव है, पीपीआर, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। ये सभी के ऑब्जेक्टिव हैं। उनको ध्यान में रखते हुए क्या क्या मेजर्स हैं सभी के, क्या क्या फंक्शंस हैं। देखो, द मेजर्स में बी प्रोवाइडेड फॉर क्या, रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज एंड एनी अदर सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, कि स्टॉक एक्सचेंज में और जहां भी सिक्योरिटीज मार्केट है इनको रेगुलेट करना सभी की जिम्मेदारी है। बहुत बढ़िया बात है। रजिस्टरिंग एंड ये सिर्फ आपको ओवरव्यू देने के लिए यार, ठीक है ना, ये आपको ऐसा कुछ याद नहीं करना है, रटना नहीं है, मैंने पहले क्लियर किया। रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्क ऑफ स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर्स टू एन इशू, ट्रस्टीज ऑफ ट्रस्ट डीड, रजिस्ट्रार टू एन इशू, मर्चेंट intermediaries who may be associated with securities market in any manner। क्या लिखा है यहां पे कि जो भी इंटरमीडिएट सिक्योरिटीज मार्केट में जिस भी तरह से एसोसिएटेड है, इसमें आपके सब आ गए, अंडरराइटर आ गए, मर्चेंट बैंकर आ गए, जितने भी लोग एसोसिएटेड हैं उन सबको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी किसकी, सेबी की। मैं आपको एक सिंपल भाषा में बोलता हूं, सेक्शन नंबर 12 आता है, उस सेक्शन 12 में क्या लिखा हुआ है कि अगर आप सिक्योरिटीज मार्केट में किसी भी तरह से काम करना चाहते हैं, आप जो नाम, आप अंडरराइटर बोलो, म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना चाहते हो, ब्रोकर बनना चाहते हो, डीपी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट करके कंसेप्ट होता है, आप डीपी बनना चाहते हो, आप जो भी करना चाहते हो सिक्योरिटीज मार्केट में, यू हैव टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी, यू हैव टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी। तो वही यहां पे लिखा है। नेक्स्ट सेम पॉइंट बीए में, रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ डीपी। अरे ये डीपी क्या है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ये आपके सब्जेक्ट से थोड़ा सा बाहर है, बट बहुत ही मजा आएगा अगर ये पढ़ाना तो जीवन में काम आएगा। तो डीपी के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, कस्टोडियन मींस जो सिक्योरिटी की कस्टडी रखता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआईज, आप अगर मनी कंट्रोल फॉलो करते हैं तो आपको ऐसा दिखेगा, एफआईआई बॉट शेयर्स वर्थ ₹1100 करोड़ टुडे। तो ये क्या है, ये है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंडिया के बाहर के बड़े बड़े एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स। किसी भी शेयर में अगर एफआईआई पैसा डाल रहे हैं मतलब उस शेयर में दम है। जैसे कि इंडिया में एक बहुत भारी शेयर है हैप्पीएस्ट माइंड, इस तरह से आपको, मैं एग्जैक्टली नाम मुझे क्लिक नहीं हो रहा है, वो जो शेयर है उसमें एफआईआई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, धूम धड़ाके से इंटरेस्टेड है। तो किसी भी शेयर में अगर एफआईआई इंटरेस्ट दिखाते हो, जैसे उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, फिर इंडिया की जनता भी हाँ एफआईआई ले रही है तो अच्छा ही होगा, हम भी लेते हैं, एंड द प्राइस देन शूट्स अप। सो एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बाहर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, क्रेडिटिंग एजेंसीज एंड सच अदर इंटरमीडिएटरीज। कहने का मतलब मैंने आपको क्या पहले ही बोल दिया था कि शेयर मार्केट में जितने भी, सिक्योरिटी मार्केट में जितने भी लोग हैं, दे हैव टू बी रेगुलेटेड एंड रजिस्टर्ड विद सेबी। तो वही रेगुलेटेड रजिस्टर्ड के अंदर। नेक्स्ट, रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग, कोई बच गए तो उनको नाम ले लेते हैं। वर्किंग ऑफ वेंचर कैपिटल फंड, सीआईएस कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है ये आपको पता है, ठीक है। सीआईएस आपके चैप्टर में आगे आएगा डिटेल में, तो सीआईएस में तब बताऊंगा। वेंचर कैपिटल फंड में आपको पहले बता देता हूं। वेंचर कैपिटल फंड मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे फंड होते हैं जो स्टार्टअप्स को फंड करते हैं। तो इंडिया में आईसीआईसीआई का बहुत पॉपुलर वेंचर कैपिटल फंड है, आईएफसीआई का एक बहुत पॉपुलर वेंचर कैपिटल फंड है। तो ये क्या करती है, स्टार्टअप्स को पैसा देते हैं। तो वेंचर कैपिटल फंड इज अ फंड विच गिव्स मनी टू स्टार्टअप्स, ठीक है। तो वेंचर कैपिटल फंड को भी रेगुलेट करता है सेबी। सीआईएस कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ये आपके सिलेबस में आगे आने वाला है, इसलिए अभी नहीं बता रहा, इसका ट्रेलर देके मतलब नहीं है, पूरी पिक्चर है, ठीक है। इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड तो आप सबको पता है ना, सचिन तेंदुलकर ऐड करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर बस ये कहते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। तो म्यूचुअल फंड आपको आई बिलीव पता होगा, नहीं पता है तो एक ग्लिम्स ऐसा दे देता हूं बस। आप चाहें तो अपना पैसा खुद भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन खुद शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने में रिस्क रहती है। बिकॉज आप जो व्यक्ति है ना, अरे एक डॉक्टर है, ठीक है ना, उसने भाई साहब जीवन के 10-15 साल ये डॉक्टरी पढ़ी है। देन आफ्टर द पर्सन इज मेकिंग हिज लिविंग आउट ऑफ दैट प्रोफेशन। तो महीने का वो मान लीजिए 5 लाख रुपए कमाता है। 5 लाख रुपए जब वो कमाता है तो 5 लाख रुपए महीने का खर्च नहीं कर सकता, वो खर्च करता है महीने का 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए बच जाता है। अब वो 3 लाख रुपए कहाँ इन्वेस्ट करे? पहले का जमाना होता तो एफडी करा लो, राइट। अब जमाना नहीं, 3 लाख कहां इन्वेस्ट करे, कहां इन्वेस्ट करे, कहां इन्वेस्ट करे। तो आज की जनता उसको बोलती है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, बट शेयर मार्केट तो भाई साहब दरिया है ना।
अब शेयर मार्केट में कहां करूं? मैं रिलायंस के शेयर खरीदूं, मैं हैप्पी स्पाइन के शेयर करूं, मैं HDFC बैंक के शेयर खरीदूं, या मैं बंधन बैंक के शेयर खरीदूं? इतना सब कुछ है, मैं किसके शेयर्स खरीदूं? मैं किसके शेयर्स खरीदूं? तो वहां पर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आता है म्यूचुअल फंड। आप क्या करते हैं? आप सोचते हैं देखो मैं तो डॉक्टर हूं, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन कोई भी हो सकता है ना। जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स खुद का पैसा खुद ही इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज आपने इतना सारा पढ़ा है ना, तो आप किसी और को क्यों पैसा दोगे? बाकी जनरली लोग क्या करते हैं? म्यूचुअल फंड को पैसा देते हैं कि हे म्यूचुअल फंड, ये मेरा 3 लाख रुपए हर महीना मैं आपको दूंगा, आपके हिसाब से आप इस पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करो। तो म्यूचुअल फंड प्रैक्टिकली एकदम सिंपलेस्ट भाषा में बता रहा हूं कि आप अपना पैसा देते हैं किसी को, वहां पे फंड मैनेजर होता है, वो एक एक्सपर्ट है ऑफ शेयर मार्केट, उसका प्रोफेशन ही शेयर मार्केट का काम करना है, वो आपके पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करता है सही तरीके से। तो जब म्यूचुअल फंड थोड़ा एकदम रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करता, एकदम बैलेंस इन्वेस्टमेंट करता है, राइट, और वो बहुत आपके पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर देता है। तो म्यूचुअल फंड के बहुत बेनिफिट्स है, डाइवर्सिफिकेशन बोल दो, एक्सपर्टीज इन्वेस्टमेंट बोल दो, ऐसे बहुत कुछ, तो वो होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड की बेहतरीन बात क्या है कि एक डॉक्टर जो महीने का 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है वो भी कर सकता है, और एक पियून जो महीने का 1000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है वो भी कर सकता है। म्यूचुअल फंड में आप सिर्फ 1000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो एवरी मंथ। दैट्स द ब्यूटी ऑफ म्यूचुअल फंड। अभी पूरे टॉपिक से निकलते हुए एक पर्सनल एडवाइस दे रहा हूं यारों, जितना जल्दी हो सके ना अपना म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट चालू कर दो। यू वांट टू स्टार्ट विद 1000 अ मंथ, यू कैन स्टार्ट विद 1001। आप अपने आर्टिकलशिप के स्टाइपेंड से करो। सर स्टाइपेंड में से क्या करें, स्टाइपेंड में बचता ही नहीं है, जैसे तैसे बचाव और करो, लेकिन जितना जल्दी लाइफ में आप SIP स्टार्ट कर लोगे, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उतना आप जीवन में सुखी रहोगे। एक अलग ही मजा आता है, एक सिक्योरिटी होती है जब वहां पे इन्वेस्ट होता है, ठीक है ना। तो टॉपिक से निकलते हुए आज ही एक SIP स्टार्ट कर लो। सर कहां करनी, कहां नहीं करनी, ये सब खुद रिसर्च करना, ठीक है, बट तुरंत कर लो, जहां मन में आए वहां कर लो। चलो इधर आ जाओ, वापस टॉपिक पे आते हैं। तो ये सबको भी रेगुलेट कौन करता है? इन सबको भी सेबी रेगुलेट करता है। उसके बाद में प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग SROs, मैंने बताया सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, बेस्ट एग्जांपल इज एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो कोई भी एंटिटी अगर खुद ही एक एसोसिएशन बना लेती है कि हम रेगुलेट करेंगे, गवर्नमेंट की अथॉरिटी नहीं है वो, उन्होंने खुद ने एसोसिएशन बना लिया हम रेगुलेट करेंगे, तो उन्हें कहते हैं SROs। ऐसे SROs को रेगुलेट करता है सेबी, ऐसे SROs को रेगुलेट करता है सेबी। प्रोहिबिटिंग फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट में कुछ भी अगर फ्रॉडुलेंट अगर अनफेयर हो रहा है तो वो भी सेबी ने ध्यान रखना है। प्रमोटिंग इन्वेस्टर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, ध्यान रखता है कि पूरा एजुकेशन ट्रेनिंग भी हो। प्रोहिबिटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग तो भाई साहब मैं मतलब अब इसमें डिस्कशन करेंगे ना, तो जितना चाहेंगे डिस्कशन में दैट विल बी ऐसा सेंसलेस, बट देर आर ऑफ कोर्स मतलब वेन एवर यू रीड अ केस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग ना, मतलब यू गो मैड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे शेयर मार्केट में the money these days are invested by middle class, lower middle class people, and these bastards what they do is just because of some certain information they have, they manipulate the price at times, and even if they're not manipulating the price, they take the benefit, and these small investors lose their money, right? So of course insider trading is a मतलब उस पर जितना डिस्कशन करेंगे उतना बर्बाद चीज़ है वो, लेकिन इंसाइडर ट्रेडिंग ऐसी है कि हर व्यक्ति को लगता है कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन पता चली मैं उसका फायदा उठा के ट्रेडिंग कर लूँ, तो वहां पर डिटेल में जाए तो दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। ऑफ कोर्स सिलेबस में नहीं है, बट सेबी एंश्योर्स कि शेयर मार्केट के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो। नेक्स्ट इज रेगुलेटिंग सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर ऑफ कंपनी। मैंने आपको बताया कि टेक ओवर भी इंडिया में रेगुलेटेड होते हैं। आपके पास बहुत सारा पैसा है, इसका मतलब ये नहीं आप किसी भी कंपनी के बहुत सारे शेयर्स खरीद सकते हो, नहीं, उस पर प्रॉपर लॉ है। यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन अ कंपनी, एक लिमिट, इंडिया में 25% से कम पे कोई इशू नहीं है, आप 24% तक इन्वेस्ट करके रुक जाओ, लेकिन अगर आप उससे आगे बढ़ना चाहते हो, ये लिमिट आपके सिलेबस में नहीं है, टेक ओवर कोड में लिखी हुई है, उसके आगे अगर आप बढ़ना चाहते हो देन यू नीड टू टेक परमिशन, यू टू गिव पब्लिक अनाउंसमेंट, यू टू गिव पब्लिक ऑफर, वे मतलब बहुत सारी रिक्वायरमेंट आ जाती है। नेक्स्ट सेबी का क्या रिक्वायरमेंट, कैसे भी का क्या फंक्शंस है, मेजर्स से देखते हैं। कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम, अंडरटेकिंग, इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरी, ऑडिट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड, other person associated with securities market, intermediary and self regulatory organization in the securities market, इन सबको रेगुलेट करने का काम भी सेबी का था। तो इनमें से अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको उससे इंफॉर्मेशन मांगना, उसका इंस्पेक्शन करना, इंक्वायरी करना, ऑडिट करना, ये सब काम भी सेबी का। तो ये सब लोग सेबी के बच्चे जैसे हैं कि सेबी ध्यान रखना है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, आज की तारीख में एक इन्वेस्टर रैंडमली आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर देता है, क्यों? क्योंकि उसको भरोसा है कि सेबी है ना, सेबी है तो इन सब लोगों पे मैं भरोसा कर सकता हूं। बिकॉज एक इन्वेस्टर उन्हें कैसे जानता है, दे आर ऑल सेबी रजिस्टर्ड, स्टॉक एक्सचेंज भी सेबी रजिस्टर्ड है, ब्रोकर भी सेबी रजिस्टर्ड है, डीपी भी सेबी रजिस्टर्ड है, ये सब सेबी के रजिस्टर्ड लोग हैं, तो मैं इन पे भरोसा कर सकता हूं। तो अगर उनमें से किसी ने भी फ्रॉड किया तो नाम किसका बिगड़ेगा, सेबी का। अब मेरी बात को एक बहुत आसान एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, दिल में बात उतरेगी। आप बच्चे कभी मोबाइल में इंस्टाग्राम यूज करते हो, इससे स्क्रॉल करते हो, वहां पे ऐसा ऐड दिखता है, ये बैग ले ले, बहुत अच्छा बैग है, और क्या बैग है, इतना बड़ा बैग है, इतना अच्छा बैग है, ले लो ना।
आप थोड़ा और स्क्रॉल करते हो, ये वैक्यूम क्लीनर बहुत बड़ा वैक्यूम क्लीनर है, ये ले लो ना। फिर आप स्क्रॉल करते हो, ये एप्पल वॉच है 1999 में, अरे एप्पल वॉच है ले लेना। नीचे आओगे, ये रेडो की वॉच है ले लेना। ऐसे आपको अतरंगी ऐड इंस्टाग्राम पे दिखते हैं या फिर कहीं भी दिखता है, आप ले लेते हो क्या वहां से? अब वहां से रैंडमली, अरे 2000 में एप्पल वॉच पाइजे मंजे पाइजे चाहिए, मतलब चाहिए, ले लेते हो क्या? आप नहीं लेते हो। सुना मेरी बात को ध्यान से। बट वही चीज जब अमेजन में 40,000 की मिल रही है, आप ले लेते हो यार, आप अमेजन पे ले लेते हो। हाउ कम यू आर एबल, यू ट्रस्ट, यू आर मेकिंग दैट परचेज फ्रॉम अमेजन। अमेजन, एक बालिका ने बताया कि स्टाइपेंड की एसआईपी चालू कर रखा है। अरे बहुत ही बढ़िया, पूरे स्टाइपेंड की एसआईपी करा दो, बहुत आगे जाओगे। ठीक है। सो नाउ माय क्वेश्चन हियर वाज कि हाउ कम यू आर बाइंग द प्रोडक्ट फ्रॉम अमेजन कोई परेशानी के बिना, लेकिन आप वही प्रोडक्ट ऐसे रैंडम व्यक्ति से खरीदना नहीं चाहते, ऐसा क्यों? हाउ कम, वाई ऐसा क्यों यार? अमेजन से ले लेते हो लेकिन वहां से लेते, अरे बहुत बेस्ट एग्जांपल, अरे ये इंस्टाग्राम पे आते हैं ना बेचने के लिए, ये शर्ट ले लो, ये शर्ट बहुत अच्छा है, ये शर्ट यहां से ऐसा है, ये स्ट्रेचेबल है शर्ट, इस प्रकार की चीजें आती है आपको। ये कुर्ती ऐसे इंस्टाग्राम पे रैंडमली कोई बेच रहा है, आप वहां से नहीं लेते हो, वही आप मिंत्रा से ले लेते हो, अमेजन से ले लेते हो। वाई सो? बिकॉज आपको अमेजन पे, मिंत्रा पे भरोसा है कि यहां पे अगर कोई व्यक्ति अपना प्रोडक्ट बेच रहा है तो एक स्पेसिफाइड रेटिंग का होगा, वो प्रोडक्ट अच्छा होगा, और यहां पे ऐसा नहीं होगा कि पैसा ले लिया और धोखा कर दे दिया। ऐसा नहीं होगा अमेजन पे कि पैसा ले लिया और प्रोडक्ट आया नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। बिकॉज यार मुझे अमेजन पे भरोसा है कि अमेजन ने सोच समझ के सेलर को लिस्ट किया होगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। जब एक व्यक्ति स्टॉक एक्सचेंज पे कोई कंपनी के शेयर्स खरीदता है तो उसको सेबी पे भरोसा है, उसको स्टॉक एक्सचेंज पे भरोसा है कि सेबी ने सोच समझ के ही इस कंपनी को लिस्टिंग परमिशन दी होगी, तो मैं इस पे इन्वेस्ट कर सकता हूं। दैट इज द फेथ इन सेबी एंड दैट इज व्हाई सेबी हैज टू एंश्योर कि वहां पे कोई भी चोर ना आ जाए, एंड दैट इज ऑल ऑफ दीज रूल्स। So calling for information and record from any person, including any bank or any other authority or board or corporation established or constitution by or under any central or state act, which in the opinion of board shall be relevant to any investigation or inquiry by board. कि अगर सभी को लगता है तो किसी भी अथॉरिटी, मतलब पहले तो बात की फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने बोला कि किसी भी स्टॉक एक्सचेंज बोलो, ब्रोकर बोलो, किसी भी इंटरमीडियरी पे इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, ऑडिट कर सकता है। फिर बोला किसी अथॉरिटी छोड़ो, बैंक वगैरह से भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, कोई स्टेट कॉर्पोरेशन से भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। अरे यारों याद है ना आपको हर्षद मेहता स्कैम, एसबीआई, यूटीआई, इन सब से भी इंफॉर्मेशन अगर मांगना चाहता है तो अगर तब सेबी होता तो वो उनसे इंफॉर्मेशन मांग सकता है। नेक्स्ट इज, आप समझ रहे हो ना कि ये सेबी एक्ट किस तरह से बनाया गया है। उन्होंने इस तरह से सेबी एक्ट बनाया कि जो जो प्रॉब्लम्स पहले फेस की थी वो सब प्रॉब्लम्स आगे फेस ना हो, ये सब ध्यान में रखते हुए सेबी बनाया। तो सेबी एक्ट में सेबी को सारे पावर्स दिए गए जो आइडियली होने चाहिए थे। चलो नेक्स्ट इज कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम और फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू अदर अथॉरिटीज। ये भी सेबी की ड्यूटी है कि कोई अथॉरिटी ने इंफॉर्मेशन मांगी तो सेबी देगा, और सेबी भी अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांग सकती है। तो सेबी कैन कॉल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अथॉरिटी, एंड इफ द अथॉरिटी हैज कॉल्ड इंफॉर्मेशन देन सेबी विल बी सबमिटिंग दैट इंफॉर्मेशन, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, भले इंडिया में और आउटसाइड इंडिया। फिर बहुत सारा कुछ है, हैविंग फंक्शन सिमिलर टू दोज ऑफ बोर्ड, जैसे कि इंडिया में सेबी है, ऐसे ही बाहर यूएस में एसईसी है, तो वहां से कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, कर सकता है सेबी। इन द मैटर रिलेटिंग टू द प्रिवेंशन और डिटेंशन ऑफ वायलेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज लॉ, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ अदर लॉज फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन दिस रिगार्ड, प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू एनी अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया मे एंटर इनटू एन अरेंजमेंट और एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग विद सच अथॉरिटी विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या कह रहे हैं? लास्ट पॉइंट में था कि सेबी इंडिया के बाहर भी किसी अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन ला सकता है, उसको दे सकता है, लेकिन अगर इंडिया के बाहर किसी अथॉरिटी को इंफॉर्मेशन दे रहा है तो एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ले लेना। वेरी ऑब्वियस पॉइंट। नेक्स्ट, परफॉर्मिंग सच फंक्शन एंड एक्सरसाइजिंग सच पावर अंडर द प्रोविजन ऑफ एससीआरए। सिलेबस से हटा दिया बट रेफरेंस बार बार आ रहा है कि एससीआरए में कोई पावर है तो वो भी कर सकता है, एज मे बी डेलीगेटेड टू इट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। के सेंट्रल गवर्नमेंट ने एससीआरए में जो भी पावर सेबी को दी। अरे मेरी बात समझो, इसको सिर्फ पॉइंट की तरह मत समझो। अब आपको समझ में आ रहा है क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेबी को पावर डेलीगेट की होगी। आर यू एबल टू रिलेट इट? दैट इज द इंटेंशन। हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? गधों, ये टॉपिक जो है ना मैं बहुत जल्दी भी पढ़ा सकता हूं, और हम इतनी मेहनत क्यों करें? क्योंकि यू हैव टू लिव दिस टॉपिक, तब आएगा मजा। एग्जाम तो आप क्लियर बन जाओगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बनने ही वाले हो। जस्ट लिव दिस टॉपिक, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। जब एससीआरए बना तब सेबी था क्या? तब सेबी नहीं था। जब एससीआरए बना तब सेबी नहीं था। सो देन तब तो सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थे ना।
तब सेबी था नहीं, तो एससीआर ने सारे अथॉरिटेटिव पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए। फिर जब 1992 में सेबी बना, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो सारे पावर्स डेलीगेट किए सेबी को। तो उसके बारे में बात हो रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई भी पावर सेबी को डेलीगेट किया होगा, विच वॉज गिवन टू देम अंडर एससीआरए, तो वो भी सेबी को फंक्शन करना है। तो जो फंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट का था उसने अगर डेलीगेट किया होगा तो वो भी सेबी को करना होगा। वाह। देन लेविंग फीस और द चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, कि कोई भी अगर फीस लेवी करना है, चार्ज लेवी करना है, तो वो भी काम सेबी करेगा। कंडक्टिंग रिसर्च फॉर द अबव पर्पसेस, इन सब चीजों के लिए सेबी को अगर कोई भी रिसर्च भी करनी है वो भी सेबी करेगा। एंड लास्ट पॉइंट, कॉलिंग फ्रॉम और फर्निश टू एनी सच एजेंसी एज मे बी स्पेसिफाइड बाय बोर्ड such information as may be considered necessary by it for the efficient discharge of its function। कैसा होता है यारों कि मान लीजिए कोई भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बोर्ड सेबी चाहे तो एजेंसी बना देता है कि ये एजेंसी हमने क्रिएट की, आप ये काम करोगे। तो अगर सेबी ने कोई एजेंसी क्रिएट की किसी पर्टिकुलर काम के लिए, तो सेबी उनको भी फर्निश कर सकता है इन्फॉर्मेशन, या फिर उनसे भी इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। तो कोई एजेंसी भी क्रिएट की तो उनसे भी इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। तो ये पॉइंट है ना, कॉलिंग फ्रॉम अ फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन, एजेंसी हो गया, अथॉरिटी हो गया, ये सारे पॉइंट है। और यहाँ पे खत्म होता है परफॉर्मिंग सच द फंक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब। जो सबसे पहला टॉपिक चल रहा था यारो हमारा, यहाँ पे थे हम लोग, मेजर्स ऑफ सेबी, फंक्शंस ऑफ सेबी, ये पढ़ा है हमने बस, कि दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ सेबी। क्लियर है क्या हम लोग यहाँ पे कि दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ सेबी। मैंने आपको पहले ही बताया कि एग्जामिनर ऐसा कोई इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बताओ कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं सेबी के, ऐसा नहीं पूछेगा। लेकिन एग्जामिनर जनरली कैसा करता है, आपको आगे के जो टॉपिक्स पढ़ने हैं उसके लिए आपको एक अच्छा बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि सेबी कैसे, मतलब यू नीड टू गेट दैट फील ऑफ इट दैट दिस इज सेबी, ये सारा काम सेबी हैंडल कर रहा है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ सेबी, ये सब हमने पढ़ा। आई होप यू आर ऑल विथ मी, क्लियर एकदम मस्ती में। चलिए ठीक है। इसके बाद में आता है पावर्स ऑफ सेबी अंडर सेबी एक्ट एंड पावर्स ऑफ सेबी अंडर एससीआरए एक्ट। ठीक है, मेरी बहुत तहे दिल से इच्छा थी कि ये सभी मैं आपको आज ही पढ़ाऊं, लेकिन यारों आज मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आगे के, तो ये वापस जो बचा हुआ है ये पूरा हमारा नेक्स्ट सेशन के अंदर हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं आपसे क्या अपेक्षा करता हूं, कि जो चार्ट 1 था ना वो आप पेन डाउन कर लो, ताकि जो चैप्टर अभी तक हमने पढ़ा है जहां तक, वहां तक यू ऑल शुड बी सॉर्टेड एंड यू कैन अंडरस्टैंड। एक बार आपके दिल में उतर गया ना सेबी, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्या ऐसा है, तो चैप्टर का फील अपने आप होगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, अरे हाँ दिस इज हाउ द फ्लो हैज टू बी, बिकॉज यू कैन फील इट, यू कैन अंडरस्टैंड कि सेबी किन सर्कमस्टेंस में बनाते हैं, व्हाट वर द पावर्स ऑफ सेबी। चलिए यार, आप लोग क्या करेंगे अब यहाँ पे, इस कार्ड आपसे मेरी अपेक्षा यहां तक हम लोगों का हो चुका है। आप बच्चों ने क्या करना है, सबसे पहली चीज यार आपने यहां से यहां तक रीड करके आना है। मार्क कर दो 2.11 पे, यहां से यहां तक, 2.11 पे यहां तक रीड करना है। व्हेन आई एम सेइंग रीड करना है, मतलब ईमानदारी से रीड करके आना है। क्लियर यारो? सो दैट व्हाट हैपेंस इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज हाउ यू ग्रो, इवेंचुअली इंटरप्रिटेशन भी ग्रो होता है एंड यू गेट इनटू डेप्थ ऑफ दैट टॉपिक। ठीक है, मतलब सेबी से जो क्वेश्चन आएगा एक मार्क भी वहां से इधर से उधर होने वाला नहीं है। चलिए यारो, ये हो जाएगा आपको, ये आपने रीड करके आना है 2.7 से 2.11, 2.7, 8, 9, 10, 11, ये 5 एकदम इजी चीज है। ठीक है, चलिए अब आप बच्चों ने क्या करना है, ये पेन डाउन करना है चार्ट 1। ठीक है, तो आपके नोटबुक में हेडिंग दे देना सेबी एक्ट। सेबी एक्ट के अंदर आपने ऑलरेडी हेडिंग दे दी होगी क्योंकि आपने बैकग्राउंड लिखा होगा, जो हमने पढ़ा था ना कि हिस्ट्री क्या थी, उसकी हिस्ट्री पढ़ी होगी। अब मार्क कर देना उसके आगे चार्ट 1 और ये पूरा आपने पेन डाउन करना है। मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूं पहले, ताकि आप अपने अकॉर्डिंगली इसको पेन डाउन कर सकें। यहां पे सेबी एक्ट आता है, उसके आगे ये पूरा ड्रॉ करना है जिस तरह से लिखा हुआ है। देयर आफ्टर नीचे सेबी आएगा, उसके आगे आपको ये पूरा पेन डाउन करना है। उसके आगे बोर्ड के अंदर रिमूव ऐसा, अदरवाइज ड्यूटी टू डिसाइड ऑन ऑल मैटर्स वगैरह, ये सब चीजें। एंड देयर आफ्टर चेयरमैन, मेंबर्स। क्लियर है? ये इस तरह से यहां तक अपॉइंट करना है। अब इसमें यहां पे मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं टू गेट इन लाइन विद द मॉड्यूल। हमारे मॉड्यूल में जो लिखा है हम थोड़ा इन लाइन आ जाते हैं, जिससे आपके लिए बेटर रहेगा। इन लाइन आने के लिए चेयरमैन के लिए मैं लिख देता हूं यहां पे, समझना, नॉमिनेटेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री। ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब यहां पे मैं इसके लिए लिख देता हूं, और रैदर ऑफिशियल्स ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री।
यहां पर लिख देता हूं मैं ऑफिशियल्स ऑफ आरबीआई, वही लिखा हुआ है, एंड लास्ट में भी लिख देता हूं नॉमिनेटेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री, जस्ट टू गेट इन लाइन विथ आईसीएआई का मॉड्यूल। अब तो खैर आईसीएआई में बहुत प्यारे चेंजेस हो चुके हैं। ऐसा हमारे टाइम पे तो बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करता थी चीजें। हमारे टाइम पे 5 अदर मेंबर्स, हमारे टाइम पे कुछ ऐसी चीजें होती थी कभी कभी कि मान लीजिए हमारा प्रैक्टिस पैनल, अब तो आपके प्रैक्टिस पैनल बहुत अच्छे हो गए। प्रैक्टिस पैनल में कोई चीज अगर गलत दी हुई है, कोई चीज अगर थोड़ी सी गलत दी हुई है, आपने अगर एग्जाम के आंसर में उस चीज को करेक्ट भी लिख दी तो एग्जामिनर उसको रॉन्ग कर देता था। आपका आंसर प्रैक्टिस पैनल के आंसर के जैसा होना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा होता था कि मतलब वही तो हमारे टीचर्स, मतलब ऐसे ही बहुत प्यारी लाइन थी उस टाइम टीचर्स की कि 3 प्रकार के आंसर्स होते हैं, राइट आंसर, रॉन्ग आंसर एंड आईसीएआई का आंसर। सो एट टाइम्स यू हैव टू स्टिक टू व्हाट आईसीएआई वांट्स। ऑफ कोर्स लाइफ में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, बिकॉज यारो कैसा होता है, बहुत संघर्ष हो जाता है जीवन में, लेकिन एग्जाम में लिखते समय हमें आईसीएआई के मॉड्यूल को स्टिक करके रहना है। क्लियर है यारो? आई गेस आई एम कम्युनिकेटिंग माई पॉइंट। अब आप बच्चों ने अच्छे से पूरे चार्ट को पेन डाउन करना है। हेडिंग दे देंगे चार्ट 1 ऑफ सेबी। चार्ट 2 आपने ऑलरेडी पेन डाउन कर लिया, दैट इज चार्ट 2, दिस इज चार्ट 1। विल मेक सर्टेन चार्ट्स ऑफ द एंटायर एक्ट, ऑफ ऑल द एक्ट्स विल बी डीलिंग, सो दैट व्हाइल रिवाइजिंग वन डे बिफोर द एग्जाम शील बी लाइक हाँ 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 हाँ, मजा आ जाएगा। चलो, आई हैव बीन अ स्टूडेंट, so I know what are the concerns a student faces. So while teaching I try and ensure कि आपको सब्जेक्ट का इन डेप्थ नॉलेज मिले एंड साथ ही साथ आपकी एग्जाम प्रिपरेशन स्पॉट ऑन चले, एंड दैट्स व्हेन यू विल बी हैप्पी इवेंचुअली, राइट? यार बच्चों अब इसको जी जान से पेन डाउन कर लो। क्लियर है? दैट बी ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस पेशेंस एंड आई विल सी पीपल टुमारो। बाय बाय। बाय बाय मतलब गधों, पेन डाउन करके जाना है आपको, पेन डाउन करो अभी। आई विल बी स्क्रोलिंग वेरेवर यू वांट, पेन इट डाउन। चलो, ईमानदार ये चार्ट्स आपके लिए सुपर यूजफुल होने वाले हैं। पेन इट डाउन अच्छे से। एक पेज में आए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बड़ा सा चार्ट है, तो आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करो कि आप कैसे इसको पेन डाउन करना चाहते हो। एक पेज में नहीं आएगा तो इसको आप ऐसा टिल्ट करके 2 पेजेस में लो। यू मैच्योर इनफ, सी हाउ डू यू वांट टू पेन इट डाउन। थैंक यू अक्षता, थैंक यू। सेशंस में इस प्रकार से रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूं, इस प्रकार से बनाने की कोशिश करता हूं कि आप बच्चों को कोई क्वेरी नहीं है, जो पॉसिबल क्वेरीज होती हैं व्हिच आई हैव सीन स्टूडेंट्स जनरली हैव, वो मैं ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कवर करता रहता हूं आगे। बट अगर फिर भी कुछ परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, जस्ट पेन इट डाउन। थैंक यू पीपल। यारों बस फुल स्पीड में पेन डाउन करेंगे आप। जैसे कि यहां पे लिखा टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर, बट द एक्चुअल थिंग इज व्हाट इट इज, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, टू प्रमोट द सिक्योरिटीज मार्केट, इट इज टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। दीज आर द कीवर्ड्स जो कि क्लिक हो जाते हैं, दिमाग में बैठ जाते हैं। And then to consolidate all the laws relating to securities market at one place. Beautiful.
मैंने आपको बोला था एक और चीज, आई हैव अ वेरी बैड हैबिट ऑफ यूजिंग एब्रिवेशंस. यू विल नॉट बी यूजिंग एब्रिवेशंस इवन व्हाइल ड्राइंग दीज नोट्स. एब्रिवेशन आप सेबी लिख सकते हो गधो, सेबी वगैरह लिख लेना, बाकी एब्रिवेशंस यूज मत करिएगा. ओके ओके चलिए, आशा करता हूं पेन डाउन हुआ है. फुल स्पीड में पेन डाउन करेंगे यार. वो जो राइट हैंड साइड का पार्ट है वो एंड में लिखेंगे. Yes, people, fast. Are you done, people? Are you done? Are you done? कुछ बोलो यार, कुछ बोलो. आपकी आवाज से ही ये समा बना हुआ है.
बोलो बोलो। वाह, बेहतरीन। एक सवाल है अक्षता का, क्वालिफिकेशन एंड टर्म्स फॉर ऑल और फॉर चेयरमैन एंड 5 मेंबर्स। क्वालिफिकेशन एंड टर्म्स जैसा रहता है, जब आप देखेंगे तब आपको क्लैरिटी से पता चलेगा कि क्वालिफिकेशन एंड टर्म का जो रहता है वो सबके लिए रहता है। अब वहां पे जब हम पॉइंट पढ़ते हैं ना एक्ट के अंदर, तब ऐसा लगता है हमें कि क्वालिफिकेशन एंड टर्म सिर्फ इनके लिए हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, बट क्वालिफिकेशन एंड टर्म अप्लाइज फॉर एवरीवन। क्लियर, कंफ्यूजन की बात नहीं, ठीक है। सिर्फ एक जगह पे जो डिफरेंशिएशन आता है वो वहां पर आता है जहां पे रिमूवल की बात आती है, वहां पे डिफरेंशिएशन है, बाकी एंड तक सब चीजें सेम चलती है सबके लिए। वंडरफुल। ये एक और चीज पेन डाउन कर लीजिए साइड में एरो खींच के, एंड दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। Pen it down. Just pen it down, and that'll be all. Thank you so much for your nice patience, and I'll see people tomorrow for a wonderful session again. Thank you so much. Yeah. Thank you so much, people. Thank you.